हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज के दिवस की जब बात की जाए तो आज के दिवस में जिस एक पहलू के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं वो आप भी जानते हैं कि काफी महत्वपूर्ण है। और राज्य स्पेशल परीक्षाओं की जब बात की जाए तो राज्य स्पेशल परीक्षाओं को आधारित करते हुए ये सेशन आपको दिख मिलता है, जहां पर हर एक बिंदु को आधारित हम कहीं न कहीं चर्चा करते हैं उस पर्याय के बारे में जो हमारे परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। तो चलिएगा, विषय संकल्पना की शुरुआत हो चुकी है, आप लोग भी उपस्थित हो चुके हैं और 9 वर्ष की इस बेला पर खास करके आप सबको बहुत बहुत बधाई। आपके जीवन में, आपके लाइफ में, आपकी उपलब्धियों में एक नया वर्ष 2024 इस तरीके से शुमार हो ताकि जब कभी पास्ट में आप देखें तो कहे वाह 2024 था। जिस तरीके से आपने एनिमल मूवी में आपने देखा कि केवल 10-15 मिनट का कार्य करके बॉबी देओल ने पूरी मूवी, पूरी संकल्पना को अपने अंतर्गत धारी कर लिया। हमारी सदैव से यही चॉइस होगी कि आप भी इस 2024 में ऐसे मुकाम को हासिल करें ताकि आपको भी जब कोई याद करे और 2024 को याद करे तो आप उस संकल्पना में सबसे स्वर्णिम माने जाए। तो पर्याय के रूप में आप सबको एक बार फिर से नए वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। बिंदुओं की जब बात की जाए तो आज की पर्याय में जिस एक क्रम की हम यहां पे बात करने वाले हैं वह हमारे राज्य स्पेशल परीक्षा के ऊपर आधारित होगा। और खासा आप भी जानते हैं कि यूपी जीके के ऊपर आधारित कुछ विशेष चुनिंदा प्रश्नों की यहां पर बात करी जाएगी। तो चलेगा, क्रम की अगर बात की जाए एक एक श्रृंखला के परिपेक्ष में तो यहां पर बिंदु की शुरुआत करते हैं इसी पर्याय के साथ कि मां बाग देवी का सानिध्य इस तरीके से प्राप्त हो ताकि नित नई ऊंचाइयों को आप लोग अचीव करें। यही संकल्पना लेकर के आज की अपने इस क्लास की शुरुआत करते हैं। तो चलेगा, विशुद्ध रूप से आज की क्लास की शुरुआत करते हैं खासा इसी मोटिवेशन कोड के साथ जो आपके सम्मुख है कि टेक अ रिस्क। क्या करना है? नए साल पे रिस्क लेना है। किस परिपेक्ष में? कि जिस काम में सफल होने की संभावना ज्यादा हो उसको करने पर हम सफल होते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जिस काम में असफलता की संभावना ज्यादा हो अगर उसको हम करते हैं ना तो उस दशा में हम श्रेष्ठ होते हैं। तो इस चीज को सदैव ध्यान रखिएगा कि जिस काम को करने के दशा में सफल होने की संभावना ज्यादा होती है अगर उस काम को हम करते हैं तो हम सफल होते हैं। लेकिन जिस काम को करने के संदर्भ में असफलता की ज्यादा संभावना होती है अगर उस काम को हम धारित करते हैं, उस काम को करने की हम चेष्टा करते हैं तो उस दशा में हम सर्वश्रेष्ठ होते हैं। और इसी कारण से अपने आप को इस 2024 में श्रेष्ठ साबित करना है। उस पड़ोसी के, उस रिश्तेदारों के ताने को क्या करना है? बिल्कुल निराकार करना है। तो परिपेक्ष की जब बात की जाए तो यहां पर ध्यान रखिएगा सबसे पहले बिंदु के साथ, सबसे पहले प्रश्न के साथ जो कि आपके सम्मुख है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान की संख्या कितनी है। बहुत नॉमिनल क्वेश्चन, बहुत आरामदायक क्वेश्चन और बहुत अच्छा क्वेश्चन। कई बार आपके संदर्भों में इससे संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न है कि आज उत्तर प्रदेश की जब बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की धरती पर खास करके कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं। नामों की जब बात की जाए जैसा कि हम देख पा रहे हैं संदीप कुमार, स्वाति यदुवंशी, विवेक राजपूत और वेद प्रकाश सिंह, सरिता द्विवेदी, लकी बिजनौर, यहीं पर राहुल कुमार भास्वर, राहुल रनर, जितेंद्र कुमार, कई सारे लोग आपके आ चुके हैं। तो आप लोग भी एक काम विशेष करिएगा कि इस चैनल को लाइक करते हुए अपने दोस्तों मित्रों के पास साझा कर दीजिएगा ताकि उन तक भी क्या किया जाए, इस सेशन को पहुंचाया जाए। जिनकी संकल्पना होती है आपके परीक्षाओं को आधारित करते हुए इस विषय को अध्ययन करना जिसका क्रम होता है आपके परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण। चलिएगा, बिंदु की बात की जाए तो एक काम जरूर करिए कि इस सेशन को लाइक करते हुए उन तक साझा कर दीजिए और चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आज राष्ट्रीय उद्यान की जब बात की जाए तो हमारे यूपी में कितने राष्ट्रीय उद्यान होते हैं तो महत्वपूर्ण ध्यान रखिएगा। आज उत्तर प्रदेश की जब बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में जो राष्ट्रीय उद्यान की संख्या है वह कितनी है तो वह आपको एक दिख मिलती है। नाम क्या होता है तो आपने सही बार सुना होगा, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की जब बात की जाए तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान का नाम ध्यान रखिएगा कहां से समित है तो यह आपको लखीमपुर खीरी जिले में दिख मिलता है। कहां? लखीमपुर खीरी जिले की जब बात की जाए तो लखीमपुर खीरी नाम के जिले का नाम ध्यान रखिएगा क्योंकि यहां से दुधवा राष्ट्रीय उद्यान प्रमुख रूप से आपको दिख मिलता है। कब स्थापना की गई थी तो आप भी जानते हैं मुख्य रूप से सन 1967 की जब बात की जाए तो उस टाइम पे इस संस्था की स्थापना कर दी गई थी। बेसिक रूप से अगर देखा जाए तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहां से समित है? लखीमपुर खीरी जिले में है और संयोग से हमारी यूपी में क्या होता है? एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान होता है। वैसे जानवरों की जब बात की जाए तो खासा आपने सुना होगा कि हमारे यहां पर वन प्राणी संरक्षण को आधारित करते हुए खास करके अगर देखा जाए तो वन्य जीवों के लिए क्या किया गया है? वन संरक्षण अधिनियम
अधिनियम भी हमारे यहाँ पर डेवलप किया गया है। और इस अधिनियम की जब बात की जाए तो इस अधिनियम के अंतर्गत जानवरों को सुरक्षित करना यह हमारा पहला क्या होता है, आधार होता है। और इसी परिप्रेक्ष्य में ध्यान रखिएगा, कई बार आपने सुना होगा वन सर्वेक्षण संस्थान। वैसे वन्य जीव की जब बात की जाए तो वन्य जीव परिरक्षण संस्थान का नाम ध्यान रखिएगा, क्योंकि वन्य जीव परिरक्षण की जब बात की जाए तो इसका संदर्भ क्या होता है, इसका संदर्भ होता है कि हमारे यहां पर खास करके जानवरों की देखभाल करना, जानवरों की सुरक्षा करना। और इस संस्था की जब बात की जाए तो नई दिल्ली में यह संस्थान है। और खासा ध्यान रखिएगा, अगर इसकी बात की जाए तो आप समझ सकते हैं कि यह देश का सबसे महत्वपूर्ण संस्थान माना जाता है, क्योंकि इसका जो अध्यक्ष है उसका नाम क्या होता है, उसका नाम होता है प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री के रूप में ध्यान रखिएगा, जो हमारे यहां पर वन्य जीव परिरक्षण संस्थान है उसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी होते हैं। वैसे बिंदु की जब बात की जाए तो एक नाम और ध्यान रखिएगा, हमारे यहां पे ही चूंकि बात चल रही है आपके जानवरों को लेकर के और अध्यक्ष को लेकर के, तो अभी एक अध्यक्ष और ध्यान रखिएगा आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं, एक नंबर पुख्ता हो जाता है। क्योंकि अभी आपने सुना होगा अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 280 संविधान का जो है कहता है कि हमारे देश के लिए एक वित्त आयोग गठित किया जाए। और इस वित्त आयोग की जब बात की जाए तो अभी आपने सुना होगा, ध्यान से सुनिएगा, 16वें नंबर के वित्त आयोग का खासा वाइस चेयरमैन जो आपके नीति आयोग के थे, खासा इनकी जब बात की जाए तो इनका नाम क्या है, अरविंद पनगड़िया। तो अरविंद पनगड़िया की जब बात की जाए तो अब इनको क्या किया गया है, खास आपने सुना होगा कि वित्त आयोग के 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में नॉमिनेट कर दिया गया। किसके माध्यम से नॉमिनेट किया जाता, तो ध्यान रखिएगा राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट किया जाता। अच्छा, पिछले कौन थे, तो 15वीं का नाम ध्यान रखिएगा, एनके सिंह का नाम। एनके सिंह की जब बात की जाए तो ये 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। 16वें की जब बात की जाए तो क्या हो जाता है, अरविंद पनगड़िया हो जाता है। और अरविंद पनगड़िया का नाम काफी महत्वपूर्ण क्यों, क्योंकि अगर देखा जाए तो वित्त आयोग काम क्या करता है, तो यहां पर खासा ध्यान रखिएगा कि ये जो वित्त आयोग होता है वह राज्यों को केंद्र सरकार के द्वारा जो पैसा दिया जाता है उसके बारे में एक सूचना देता है कि भैया कितना पैसा किसको देना है। ठीक है, आगे की बात करें, कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जब हम विश्व विरासत स्थल की बात की तो इनकी संख्या क्या है। आज उत्तर प्रदेश की जब बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की धरती पर कितने विश्व विरासत स्थल आपको देखने को मिलते हैं। नाम की जब बात की जाए तो ये नाम समझ होता है 5, 7, 4 या फिर आपके 3। विशेष रूप से अगर देखा जाए तो इनका नाम प्रमुख रूप से आपको दिख मिलता है। खासा अगर देखा जाए तो इसका संबंध क्या होगा, तो इसका संबंध जरूर ध्यान रखिएगा विश्व विरासत स्थल। विश्व विरासत स्थल की जब बात की जाए तो इसका संबंध ध्यान रखिएगा, आज यूपी की जब बात की जाए तो इसके संबंध में कुल 3 आपके स्थल होते हैं। यह विश्व विरासत स्थल किसके द्वारा घोषित किया जाता है, तो आप भी जानते हैं यूनेस्को। यूनेस्को की जब बात की जाए तो यूनेस्को की संकल्पना आपने सुना होगा, खास 1946 में यह संस्थान आपका स्थापित किया गया। फ्रांस की जब बात की जाए तो फ्रांस में इसका मुख्यालय है। और एंद्रे एजोल की जब बात की जाए तो एंद्रे एजोल का नाम ध्यान रखिएगा, जो खास करके क्या है इसके प्रमुख रूप में जानी जाती। बेसिक रूप में अगर देखा जाए तो यूनेस्को क्या करता है, विश्व विरासत संस्था को यहां पर अलग अलग स्थापत्य कला के परिप्रेक्ष्य में विभिन्न इमारतों को इसमें शामिल करता है। आज पूरे देश की जब बात की जाए तो पूरे देश पे कुल क्या है, 42 ऐसे लोकेशन हैं जिनको इसमें चूज किया गया है। हमारे यहां पर 42 की जब बात की जाए तो सूची को ध्यान रखिएगा, 40वां की जब बात की जाए तो 40वां कौन सा था, तो आप भी जानते हैं धौलावीरा, जो संयोग से आपके गुजरात के अंतर्गत पड़ता है। गुजरात में हड़प्पा की एक साइड के रूप में आप कह सकते हो, एक बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। पुनः अगर देखा जाए तो 41वां कौन सा था, तो 41वां आपने सुना भी होगा शांति निकेतन की जब बात की जाए तो शांति निकेतन का नाम ध्यान रखिएगा, जो खासा आपके पश्चिम बंगाल में पड़ता है। और किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो देवेंद्र नाथ टैगोर, जो रविन्द्रनाथ के पिताजी थे। यहां पर अगर देखा जाए तो आपका 42वां कौन सा है, तो 42वें का नाम ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी आपने सुना होगा होयसेल मंदिर समूह। होयसेल मंदिर समूह की जब बात की जाए तो होयसेल मंदिर समूहों का नाम ध्यान रखिएगा, जो आपके कर्नाटक के अंतर्गत पड़ते हैं। तो इन सारे लोकेशन को खासा ध्यान रखिएगा। आज हमारी यूपी में चूंकि 3 है, तो 3 कौन कौन से हैं, तो ध्यान रखिएगा। पहला तो है आपका ताजमहल। ताजमहल की जब बात की जाए तो ताजमहल संरचना को कब आपका शामिल किया गया, तो यह शामिल किया गया 1983 में। ताजमहल के अलावा यहां पे नाम ध्यान रखिएगा खास करके लाल किला। लाल किला की जब बात की जाए जो आपके आगरा का संबंधित है, कब आपका शामिल किया गया, तो 1983 के अंतर्गत इसे शामिल किया गया। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो तीसरा कौन सा होता है, तो तीसरा खासा फतेहपुर सीकरी की जब बात की जाए तो फतेहपुर सीकरी इसमें शामिल किया जाता है। और फतेहपुर सीकरी की जब बात की जाए तो यह कब शामिल किया गया, तो यह 1986 में। तो ये 3 स्थल ऐसे हैं जो हमारे यूपी के संबंध में आपको देख मिलते हैं। अब इसके अलावा अगर देखा जाए तो यही पे नाम ध्यान रखिएगा, किसका नाम हमारे यूपी के अंतर्गत आपने सुना होगा, जैसे ये विश्व विरासत स्थल के नाम आते हैं तो उसी तरीके से आपने मानवता की अमूर्त विरासत सुना होगा। तो यूनेस्को के द्वारा मानवता की अमूर्त विरासत को भी क्या किया जाता है, खास करके घोषित किया जाता है। अब इस पहलू की जब बात की जाए तो सूची में भी देश के कुल क्या हो गए हैं, 15 ऐसे नाम शामिल हो गए हैं। इन्हीं परिपेक्ष की जब बात की जाए तो इसमें एक नाम आप ध्यान रखिएगा,
कुंभ मेला। हमारे यहां पर अगर देखा जाए तो कुंभ मेला को इसमें शामिल किया गया था कब? 2017 में, जो आपके यूपी से संबंधित है। अगर यहीं पर देखा जाए तो एक नाम ध्यान रखिएगा, अभी हाल फिलहाल में जो 15वां घोषित किया गया है उसका नाम क्या है? तो आपके गुजरात के बारे में आपने सुना होगा, गुजरात के गरबा। तो गुजरात के गरबा की जब बात की जाए तो गुजरात का गरबा अभी हाल फिलहाल में शामिल किया गया है। वैसे गुजरात के गरबे के अलावा ध्यान रखिएगा, इसमें रामायण नाम की जो संकल्पना है अर्थात रामलीला, तो रामलीला विधा की जब बात की जाए तो यह भी क्या है? इसमें आपका शामिल है। हालांकि अगर बिंदुओं की जब बात की जाए तो हमारी यूपी से कुछ और नाम शामिल है, जैसे आपका बनारस। बनारस की जब बात की जाए तो आध्यात्मिक और संगीत शहर के परिप्रेक्ष्य में हमने क्या करना है? इसको शामिल करना है। तो बनारस की जब बात की जाए तो आध्यात्म कैटेगरी के लिए क्या किया गया है? इसको वेटिंग लिस्ट में शामिल किया गया है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इसी बनारस में एक घाट पड़ता है जिसका नाम है 80 घाट। 80 घाट की जब बात की जाए तो यह भी क्या है? इसके प्रतीक्षा सूची में आपका शामिल है। और 80 घाट के अलावा अगर देखा जाए तो आपने सारनाथ के खंडहर के बारे में सुना होगा। सारनाथ के खंडहर की जब बात की जाए तो इसका भी नाम ध्यान रखिएगा, यह भी क्या है? यह भी इसमें आपकी प्रतीक्षा सूची में है। तो खासा ध्यान रखिएगा, इस परिपेक्ष में बनारस के अंतर्गत बनारस शहर के अलावा 80 घाट, इसके अलावा सारनाथ खंडहर, इन सब की जब बात की जाए तो इसे क्या किया गया? वेटिंग लिस्ट में रखा गया है। हालांकि शहरों की जब बात की जाए तो पहला शहर कौन सा था? तो आपने अहमदाबाद शहर के बारे में देखा होगा। अहमदाबाद शहर जो है वह इस सूची में शामिल हुआ था, जो रचनात्मक श्रेणी के अंतर्गत शामिल किया गया था। और यही पर देखा जाए तो आपने जयपुर शहर के बारे में सुना होगा, क्योंकि जयपुर शहर की जब बात की जाए तो इसे किस कैटेगरी में? तो इसे संगीत शहर कैटेगरी में आपका चूज किया गया था। तो इन सारे संदर्भों को ध्यान रखिएगा। बाकी यूपी की जब बात की जाए तो यूपी के परिप्रेक्ष्य 3 नाम आप जरूर ध्यान रखिएगा, इसका संबंध आपको दिख मिलता है। कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में इंटरनेशनल एयरपोर्ट की संख्या कितनी है? उत्तर प्रदेश के अंतर्गत इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जब बात की जाए तो इनकी कुल संख्या हमें देख मिलती है। नाम की जब बात की जाए तो ये नाम होते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। जितना आपको आंसरवा आता है ना, आप उसे बता दीजिए। लेकिन एक काम और करिए कि एक क्लास में जुड़े हैं तो एक क्लास को लाइक करते हुए अपने दोस्तों मित्रों के पास साझा कर दीजिए, ताकि उन लोगों को भी क्या किया जाए? इस सेशन में जोड़ा जा सके, जो अभी भी किसी कारण बस इस सेशन में नहीं जुड़ पाए हैं। तो उन तक भी इस सेशन को पहुंचाने की एक नैतिक जो जिम्मेदारी होती है ना, वो आप लोग कर दीजिए। बाकी तो सारी जिम्मेदारी हम अपने साथ ले ही रखे हैं आपके लिए। अब हर एक संकल्पनाओं को आधारित करते हुए यहां पर हम उपस्थित हो चुके हैं। तो पहला बिंदु आपके सामने है कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट आज हमारे यूपी में जो है वो कर संख्या कितनी है? तो खासा ध्यान रखिएगा, आज यूपी की जब बात की जाए तो यूपी में जो अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्टों की संख्या है वह कुल मिला के कितनी हो जाती है? तो वह कुल मिला के आज वर्तमान में 6 हो जाती है। 6 कैसे होती है? तो हम बार बार आपको कहते हैं, गिनाते भी हैं। अगर नामों की जब बात की जाए तो नामों की संकल्पना क्या होगी? तो नामों की संकल्पना सबसे पहला कहां से संबंधित है? तो आपने लखनऊ का नाम सुना होगा। लखनऊ, आज लखनऊ की धरती की जब बात की जाए तो लखनऊ की धरती पे ध्यान रखिएगा किससे नामित होता है? तो यहां पे आपने नाम सुना होगा चौधरी चरण सिंह के बारे में। आज चौधरी चरण सिंह की जब बात की जाए तो चौधरी चरण सिंह के नाम पे यह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा होता है, जिसको कई बार हम लोग क्या कहते हैं? अमौसी हवाई अड्डे के रूप में जानते हैं। क्या बोलते हैं? अमौसी हवाई अड्डा। अगर हम अपने यहां पे बात करें तो हमारे यहां पर अमौसी हवाई अड्डा चौधरी चरण सिंह के नाम पे जाना जाता है, जो आपके वर्तमान लखनऊ में है। खासा अगर देखा जाए तो लखनऊ के अलावा एक आपने बनारस का नाम सुना होगा। बनारस की धरती पर किससे संबंधित है? तो बनारस का जो हवाई अड्डा है, अगर उसकी बात की जाए तो उसका नाम किससे संबंधित होता है? तो यह नाम ध्यान रखिएगा, यह आपके बावतपुर हवाई अड्डे के रूप में जाना जाता है। और बावतपुर हवाई अड्डे की जब बात की जाए तो उसका संबंध किससे होगा? तो यह ध्यान रखिएगा, यहां पर आपने लाल बहादुर शास्त्री का नाम सुना होगा। तो लाल बहादुर शास्त्री की जब बात की जाए तो लाल बहादुर शास्त्री के नाम से एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो आपके बनारस में देख मिलता है। अब बनारस के अलावा आगे की तरफ जब चलते हैं तो क्या होता है? एक नाम आपने सुना होगा कुशीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो कुशीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की जब बात की जाए तो इसका नाम ध्यान रखिएगा, जो लास्ट टाइम आपके स्थापित किया गया था यूपी के अंतर्गत भगवान बुद्ध की धरती पर। इसके बाद अगर देखा जाए तो फिर नाम आता है कुशीनगर के बाद हमारे यहां पर किसका नाम? तो हमारे यहां पर नाम आता है आपके जेवर का अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो गौतम बुद्ध नगर में बन रहा है, जिसको हम कई बार ताज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में भी पहचान देते हैं। फिर इसके अलावा अगर देखा जाए तो अभी आपने सुना होगा किसके रूप में? ओ माय गॉड दैट ट्रू लव। किसके रूप में? महर्षि वाल्मीकि के रूप में। नहीं, अगर यहां पे देखा जाए तो इसका नाम क्या हो जाएगा? महर्षि वाल्मीकि। तो महर्षि वाल्मीकि के रूप में एक अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट जो है वह कहां पर स्थापित किया गया है? तो यह आप पूरी तरीके से जानते हैं, अभी कल या परसों आपका उद्घाटन किया गया है। कहां पर? जब हम बात करते हैं आपके उत्तर प्रदेश की रामनगरी अयोध्या के अंदर। और यहीं पर नाम ध्यान रखिएगा, 6वां जो है वो कहां स्थापित किया जा रहा है? तो आपके उन्नाव में। खासा आपने सुना होगा नवाबगंज के रूप में। तो नवाबगंज अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट की जब बात की जाए तो इसका नाम ध्यान रखिएगा कहां से संबंधित हो जाता है? तो ये आपके उन्नाव जिले में प्रमुख रूप से दिख मिलता है।
तो नाम के रूप में ध्यान रखिएगा, आज यूपी के अंतर्गत कुल मिला के 6 अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट होते हैं। और ये हवाई जहाज के अंतर की जब बात की जाए तो कहां पे, लखनऊ, बनारस, कुशीनगर, जेवर, आपके अयोध्या, और अयोध्या के अलावा आपका उन्नाव, तो ये 6 मिला के आपके हो जाते हैं। वैसे एयरपोर्टों की जब बात की जाए तो एयरपोर्टों के परिप्रेक्ष्य ध्यान रखिएगा, लखनऊ का एयरपोर्ट अपने आप में काफी महत्वपूर्ण था, क्योंकि पहली बार कार्गो सेवा की जब बात की जाए तो कार्गो सेवा पहली बार आपके लखनऊ एयरपोर्ट से शुरू किया गया। और यहीं पर अगर नाम दिया जाए तो एक नाम ध्यान रखिएगा, खास करके बनारस का एयरपोर्ट, क्योंकि इसे क्या कैटेगरी माना था, तो इसे सर्वश्रेष्ठ कैटेगरी का दर्जा दिया गया था। और हमारे यहां पर नाम ध्यान रखिएगा, चित्रकूट जिले के बारे में काफी बार हमने बताया है कि चित्रकूट में हम क्या कर रहे हैं, खास करके टेबल टॉप एयरपोर्ट की जब बात की जाए तो उसका भी नाम ध्यान रखिएगा, यह प्रमुख रूप से यहां पे आपको दिख मिलता है। वैसे टेबल टॉप एयरपोर्ट के परिप्रेक्ष्य अगर देखा जाए तो यहीं पे ध्यान रखिएगा, कोचीन एयरपोर्ट की जब बात की जाए जो आपके केरल के अंदर पड़ता है, पहला ऐसा एयरपोर्ट है जो पूरी तरीके से क्या होता है, सौर ऊर्जा से चलता है। तो सौर ऊर्जा के परिप्रेक्ष्य ध्यान रखिएगा, कोचीन का एयरपोर्ट प्रमुख रूप से आपको देखने को मिल जाता है। आगे की जब बात की जाए, कहा जा रहा है भलुआ को लेकर के हमारे यहां पर एक पुनर्वास या रेस्क्यू सेंटर आपको दिख मिलता है। तो हमारे यहां पर भालू का एक पुनर्वास सेंटर कहां से समित है, अगर इस नाम की बात की जाए तो इस नाम को हम देख पाते हैं, हमारे यूपी के अंतर्गत भालू को लेकर के एक भालू का सेंटर कहां से समित है, इस नाम की जब बात की जाए तो मथुरा, कानपुर, फिरोजाबाद या फिर आपके बरेली के अंतर्गत। वैसे भालू भाई साहब की जब बात की जाए तो इनका सेंटर कहां से समित होगा। बेसिक अगर आप लोग इस सेशन में जुड़े हैं तो इतना जरूर करिएगा कि इस सेशन को अपने दोस्तों मित्रों के पास पहुंचाने के लिए खासा इसे लाइक करते हुए अपने उन दोस्तों मित्रों के पास पहुंचाने की पूरी कोशिश करेगा जिन तक अभी इस सेशन को क्या किया गया नहीं, किसी कारण से पहुंचाया जा सका है। तो आप सबकी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग क्या करेंगे, इस सेशन को कम से कम उन तक पहुंचाएंगे जिन तक अभी किसी कारण से यह सेशन नहीं पहुंच पाया है। चलिए यहां पर अगर देखा जाए तो यहां पर क्या सही जवाब होगा, यहां पर जो एक सही जवाब होगा अगर उस बिंदु की बात की जाए किसके परिप्रेक्ष्य में, हमारे यहां पर भालू का रेस्क्यू सेंटर। तो भालू के रेस्क्यू सेंटर की जब बात की जाए तो हे भालू भाई साहब भालू इधर आइए, क्योंकि आज तो गांव घर में हर घर में एक एक भालू मिलता होगा जो पिछले 15 दिन से, 20 दिन से, 1 महीने से नहाया नहीं है, तो उस भालू को रेस्क्यू सेंटर में डालने की जरूरत आ जाती है। क्योंकि हमारे गांव देहात में आपने देखा ये भालू अलग है, लेकिन इसके अलावा हमारे यहां पर जो जीवित भालू है अगर उसकी बात की जाए तो उसको रेस्क्यू सेंटर में डालने की क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि अभी हमने चर्चा किया कि हमारे यहां पर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लाया गया है जिसके अनुसार कोई भी जंगली जानवर पालतू नहीं पाल सकता है। लेकिन आपने गांव घरों में देखा होगा कि कुछ सर्कस दिखाने वाले आते हैं, ये सर्कस दिखाने वाले अपने साथ भालू को रखते थे। तो इस दशा में अब उन भालुओं को जब उनके साथ से छुड़ाया जाएगा, वैसे भालू है खतरनाक, अगर एक बार में चाहे तो आपकी हत्या कर दे, लेकिन होता क्या है कि वह भालू जब लोगों के साथ, व्यक्ति के साथ रहता है, उसके बंधन में रहता है, तो बिल्कुल डरा सहमा रहता है। अब इस डरे सहमे भालू को अगर हम जंगल में पहुंचा दें तो क्या होगा, वहां के जो छोटे छोटे जानवर होते हैं वह भी उस भालू को मार डालेंगे। तो ऐसे डरे सहमे भालू को उसको वास्तविक स्वरूप की क्या करनी, पहचान दिलानी। हे भालू, तुम भालू हो, अपनी शक्ति को पहचानो, अपनी नखों की तीखता को पहचानो, अपने दांतों की तिरार को पहचानो और अपनी आंखों की गुर्राहट को पहचानो। तुम इंसान क्या बड़े जानवर को भी खा सकते हो। तो इस शक्ति का एहसास दिलाने के लिए यह रेस्क्यू सेंटर आपका स्थापित किया गया है, ताकि यहां पर इस भालू को क्या किया जाए, उसकी वास्तविक जो संकल्पना है उसकी पहचान दिलाई जाए और उसके अंदर जो एक डर बैठा हुआ है उस डर को समाप्त किया जाए। तो उसी परिप्रेक्ष्य भालू रेस्क्यू सेंटर आपका स्थापित किया गया है। कहां से, तो यह आपको दिख मिलता है हमारे यूपी में मथुरा। आज मथुरा की धरती की जब बात की जाए तो मथुरा में ऐसा सेंटर आपका स्थापित किया गया है, ताकि मथुरा में जो भालू आपके ऐसे सर्कस दिखाने वाले लोग होते हैं उनके भालू को छुड़वा करके वहां पे क्या किया जाए, उनकी वास्तविक अवस्था में डेवलप करते हुए और फिर उनको जंगलों तक भेजा जाए। बेसिक रूप से अगर देखा जाए तो भालू के लिए एक नाम ध्यान रखिएगा, हमारे राज्य सरकार के परिप्रेक्ष्य में एक भालू सफारी पार्क भी स्थापित किया गया है। यह कहां पर स्थापित किया गया है तो आपने कई बार सुना होगा, हमारी यूपी की जब बात की जाए तो यूपी के अंतर्गत एक जगह पड़ता है ललितपुर। तो ललितपुर की जब बात की जाए तो ललितपुर में इसका नाम प्रमुख रूप से ध्यान रखिएगा। हालांकि बिंदु की जब बात की जाए तो यहीं पे एक नाम और सुना होगा, हमारे यहां पर भालू सफारी पार्क एक और आपका स्थापित है। कहां पे, आपको इटावा का नाम देख मिलता है। तो इटावा का नाम ध्यान रखिएगा, इटावा में ऑलरेडी जो बब्बर शेर सफारी पार्क है, अगर वहां पे देखा जाए तो वहां पे क्या होगा, वहां पे एक आपका भालू सफारी पार्क और आपको दिख मिलता है। तो भालू रेस्क्यू सेंटर कहां से समित होगा, मथुरा में। वैसे मथुरा की जब बात की जाए तो यहां पे क्या है, मोर संरक्षण केंद्र भी आपका स्थापित किया गया है। और मोर संरक्षण केंद्र के अलावा अगर देखा जाए तो यहीं पे आपको बकरी शोध संस्थान भी देखने को मिल जाता है। और बकरी शोध संस्थान के अलावा आपने सुना भी होगा हाथी अस्पताल की जब बात की जाए तो हाथी अस्पताल का भी नाम ध्यान रखिएगा। ये सारे बिंदु कहां से है, ये आपके मथुरा में प्रमुख रूप से देख मिल जाता है। आगे की जब बात की जाए तो एक नाम ध्यान रखिएगा किसके परिप्रेक्ष्य में,
यहां पर अगर देखा जाए तो यहां पर नाम संबंधित होता है किसका नाम, उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में एक नाम होता है कि सरकार के द्वारा मथुरा में जीरो कार्बन उत्सर्जन का जो एक लक्ष्य रखा गया है वह कब तक का रखा गया है। आज यूपी सरकार की जब बात की जाए तो यूपी सरकार के द्वारा एक टारगेट रखा गया है कि मथुरा में हम जीरो कार्बन उत्सर्जन क्या करेंगे, टारगेट रखेंगे 2030, 2041, 2040, 2035। इसका सही जवाब क्या होगा। आज बिंदु की जब बात की जाए और आप लोग इस सेशन में जुड़े हैं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत पर्याय में लगता है, लेकिन खासा ध्यान रखिएगा कि आप लोग इस सेशन में जुड़े हैं तो इस सेशन को अपने दोस्तों मित्रों के पास भी साझा करिएगा, क्योंकि आपकी संकल्पनाओं का चिर आधार केवल यही नहीं है। हम बार बार कहते हैं कि क्यों जमीन पर बैठ करके आसमान को देखता है, क्यों जमीन पर बैठ करके आसमान को देखता है, अरे खोलना पंखों को, क्योंकि जमाना सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी उड़ान को देखता है। आपकी सफलता को सभी लोग क्या करते हैं, खास करके निहारने की कोशिश करते हैं। जब तक आप असफल हैं कोई आपको देखने वाला नहीं होता है। तो बार बार हम कहते हैं कि अपनी सफलता को अपनी दासी बना करके रखिए। यहां पर हम किसकी बात करें, मथुरा में जीरो कार्बन। एक्चुअली आप भी जानते हैं आजकल हम कार्बन का उत्सर्जन बहुत ज्यादा करते हैं और सरकार ने बोला है कि कम से कम अब कार्बन के उत्सर्जन को हमें क्या करना है, कम करना है। तो उसी परिप्रेक्ष्य जीरो कार्बन का लक्ष्य रखा गया है। वैसे अगर देखा जाए तो इसका लक्ष्य क्या होगा, तो ये आपके 2041 हो जाएगा। और चूंकि मथुरा की बात की जा रही है तो इसी परिप्रेक्ष्य ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पे आपने नाम सुना होगा किसके बारे में, देश के बारे में, अर्थात भारत सरकार ने क्या लक्ष्य रखा है। तो भारत सरकार की जब बात की जाए तो भारत सरकार के द्वारा जो लक्ष्य है वो है आपका आगामी 2070। तो आगामी 2070 की जब बात की जाए तो 2070 के परिप्रेक्ष्य ध्यान रखिएगा, भारत सरकार का पूरा लक्ष्य है कि भारत को हम क्या करेंगे, जीरो कार्बन उत्सर्जन तक घोषित कर देंगे। कब घोषित करेंगे, तो ये 2070 तक होगा। लेकिन भारत के परिप्रेक्ष्य अगर हम मथुरा केवल शहर की बात करें तो मथुरा शहर कब तक, तो आपके 2041 तक। और इसी परिप्रेक्ष्य आपने सुना होगा मथुरा की जब बात की जाए तो यहां पर यूपी के परिप्रेक्ष्य यूपी का पहला क्या है, यूपी का पहला नगर वन क्षेत्र भी डेवलप किया जा रहा है। और इस नगर वन क्षेत्र की जब बात की जाए तो इसका संबंध क्या होगा, क्योंकि आप भी जानते हैं जो शहर होता है ना वहां पे केवल बसावट होती है, जो जंगल होते हैं वो शहर से दूर होते हैं किसी दुर्गम क्षेत्र में। तो यहां पर पहली बार नगर क्षेत्र का वन डेवलप किया जा रहा है, क्योंकि यहां पर एक ऋषि है जिनका नाम है सौभरी। तो सौभरी ऋषि के परिप्रेक्ष्य ध्यान रखिएगा, सौभरी नगर वन क्षेत्र क्या किया जा रहा है, यहां पे आपका डेवलप किया जा रहा है। ठीक है, तो सौभरी नगर वन क्षेत्र की जब बात की जाए तो उसका नाम ध्यान रखिएगा, ये मथुरा के अंदर डेवलप किया जा रहा है। हालांकि यहां पे अगर देखा जाए तो यह ध्यान रखिएगा देश का पहला कहां स्थापित किया गया है, तो देश का जो पहला है वो खासा ध्यान रखिएगा आपके हरियाणा में डेवलप किया जा रहा है। और हरियाणा की जब बात की जाए तो हरियाणा में तो लगभग 10,000 वर्ग किलोमीटर में क्या है, सॉरी 10,000 एकड़ की जब बात की जाए तो उसके अंदर इसका पूरा विस्तार है। क्लियर। आगे की जब बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के किस शहर में पहले हाथी अस्पताल को खोला गया, हाथी की जब बात की जाए तो हाथी अस्पताल को खोला गया था। आपने देखा होगा अगर हम बात करते हैं तो हम लोगों को सुई लगाने के लिए इतनी बड़ी सिरंजी आती है, हाथी के लिए जो सिरंजी आता है इतना बड़ा होता है। और एक आदमी जो होता है वही से हाथ में लेके जाता है, हाथी के पास लगा देता है और पीछे से 3 मनई क्या करते हैं, धक्का देते हैं, तब जाके हाथी को क्या होता है, सुई लग पाता है। बहरहाल हाथी की जब बात की जाए, हाथी मेरे साथी, ध्यान रखिएगा इतनी भी हैवी सुई ना होती हाथी वाली, मतलब उनका शरीर बड़ा है, चाम मोटा है, लेकिन सुई जो होती है ना वो नॉर्मल ही सुई लगती है। अब हाथी की अस्पताल की जब बात की जाए तो यह हमें देख मिलता है, हाथी अस्पताल की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि आपने देखा होगा कई बार ये जो हाथी वगैरह होते हैं विभिन्न प्रकार के एक्सीडेंट वगैरह में घायल हो जाते हैं। इवन आप कह सकते हो कि सड़क को क्रॉस करते समय या बहुत सारे लोगों ने आप कह सकते हो दांत वगैरह निकालते समय, तो उस दशा में क्या होता है, ऐसे हाथियों के अस्पताल की बात की जाती है। तो ये पहली बार हमारे यूपी में स्थापित किया गया। कहां पे स्थापित किया गया, इवन आप कह सकते हो ये देश का भी पहला है। और देश के पहले अस्पताल की जब बात की जाए तो ये कहां से संबंधित है, तो ये ध्यान रखिएगा मथुरा। ठीक है, मथुरा की जब बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के मथुरा में क्या हो जाता है, पहला हाथी अस्पताल आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो पहला हाथी अस्पताल की जब बात की जाए तो ये मथुरा में देख मिलता है। इवन आपने सुना होगा यहीं पे खास करके हाथी की जब बात की जाए तो इसी में क्या किया गया था, एक हाथी के लिए स्विमिंग पूल की भी स्थापना की गई थी, अर्थात हाथी के लिए एक एक्वा सेंटर की भी स्थापना की गई थी, अर्थात आप कह सकते हो जिसमें हाथी बैठ करके आराम से बिल्कुल नहाता है। ठीक है, तो इस परिपेज की जब बात की जाए तो ये भी आपको दिख मिलता है। क्लियर, तो हमारे यहां पर हाथी के लिए मथुरा का नाम रखेगा। वैसे मथुरा की जब बात की जाए तो आप भी जानते हैं ये कृष्ण नगरी के रूप में जाना जाता है। और मथुरा जो फेमस है वो यहां पर पेड़ा की जब बात की जाए तो पेड़ा नगरी यहां पे आपको मिलती है। हालांकि मथुरा के पेड़ा को हमने खाया था, बहुत शिकायत है मथुरा वाले लोगों से कि आप लोग पेड़ा शुद्ध नहीं रखते हैं, इसमें बिना मतलब का दुनिया भर का मिलावटी चीज मिला देते हैं। आपकी जो पहचान है उसे जीवंत रखिए, भले कम वैल्यू दीजिए, अच्छी बात है, मिलावटी ना करिए, क्योंकि ये आपकी क्या है, पहचान है। ठीक है, नहीं तो जिस दिन
ये माखन चोर पहचान लेगा ना, आपका सारा पेड़वा खा जाएगा। चलिए, मथुरा पेड़ा नगरी के रूप में। वैसे मथुरा की जब बात की जाए तो मथुरा काफी फेमस है, किसके लिए? मूर्ति के लिए। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की जो पीतल वगैरह की मूर्ति वगैरह होती हैं, ये भी बड़े स्तर पे आपकी बनाई जाती हैं। क्लियर। आगे की बात की जाए तो पहल का कुत्ता शोध संस्थान आपके यूपी में कहाँ स्थापित किया गया है? हमारे यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर नाम देने की किसके परिप्रेक्ष्य में? खासा। अगर देखा जाए तो इसका संबंध क्या होगा? तो हमारे यहाँ पर कुत्ता शोध संस्थान यह प्रमुख रूप से आपको देखने को मिलता है। ठीक है, प्रमुख रूप से हमारे यहाँ पर उत्तर प्रदेश में कुत्ता शोध संस्थान देखने को मिलता है। और इस नाम की जब बात की जाए तो यह नाम प्रमुख रूप से होता है किस परिप्रेक्ष्य? बनारस में, या फिर आपके कानपुर में, या फिर आप कह सकते हो बरेली में, या फिर आप कह सकते हो कि मथुरा के अंतर्गत। बेसिक अगर देखा जाए तो यही नाम प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। आधारित करते हुए कुत्ता शोध संस्थान यह यूपी में कहां पे स्थापित किया गया? आज यूपी की जब बात की जाए तो यूपी में कुत्ता लोगों के लिए एक शोध संस्थान स्थापित है। और उसका मंतव्य है कि ये जो कुत्ते होते हैं ना, क्योंकि आप भी जानते हैं आजकल कुत्ते में एक बीमारी है, आपने सुना भी होगा, हाइड्रोफोबिया जिसे कहते हैं, जिसमें क्या होता है कुत्ता जब काट लेता है तो व्यक्ति की अंततः डेथ भी हो जाती है। रेबीज नाम की बीमारी है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में ये कहा गया कि कुत्तों में ऐसे जो गुण पाए जाते हैं, अगर उसको हम कहीं से दूर कर पाए, कुछ उनमें जेनेटिक प्रॉब्लम वगैरह को चेंज करते हुए अगर इसको हम दूर कर पाए, क्योंकि एक आपने वीडियो देखा था गाजियाबाद के एक परिवार का था जिसमें बच्चा अपने बाप के गोद में रोता रोता मर गया था और उसकी यही बीमारी थी कि उसने क्या किया था, खास करके कुत्ते ने उसको काट लिया था। तो इसी परिप्रेक्ष्य में ऐसा शोध सेंटर आपका डेवलप किया जा रहा है ताकि ये जो घुमंतु कुत्ते होते हैं उनको क्या किया जाए, कवर अप किया जाए। तो इस परिप्रेक्ष्य की जब बात की जाए तो ये कहां पर स्थापित किया गया? तो आपके बरेली में स्थापित किया गया है। तो खासा आप भी जानते कुत्ता शोध सेंटर कहां पे? या आपके बरेली में स्थापित किया गया, क्योंकि कुत्तों लोगों की जब बात की जाए तो कुत्ता लोग हमेशा, आपने देखा होगा, हमेशा कुकुरई करते रहते हैं। बेसिक अगर देखा जाए तो इनके लिए ध्यान रखिएगा, पहली बात तो इनके सौदाह केंद्र की स्थापना की गई है। अगर हम कुत्ता लोगों की सौदाह केंद्र की बात करें तो ये कहां स्थापित किया गया? तो ये आपके गाजियाबाद में स्थापित किया गया। ठीक है, क्योंकि आप भी जानते हैं ये जो आवारा पशु होते हैं, अगर उनकी बात की जाए तो उनके डेथ होने के बाद उनकी संख्या एनवायरमेंट में पड़ी रहती है और बदबू आता है। तो उस परिप्रेक्ष्य में एक सौदाह केंद्र आके कहां पे? गाजियाबाद में। इवन नाम ध्यान रखिएगा कहां का? बनारस का, क्योंकि बनारस की जब बात की जाए तो बनारस में भी एक सौदाह केंद्र स्थापित किया गया था। और ये किससे संबंधित होगा? तो ये ध्यान रखिएगा, बिजली से चलने वाला। ठीक है, बिजली सौदाह केंद्र की जब बात की जाए तो बिजली सौदाह केंद्र कहां पे? यह आपके बनारस में स्थापित किया गया। हालांकि यहीं पर अगर देखा जाए तो नाम ध्यान रखिएगा आपके, जब हम बात करते हैं लखनऊ, राजधानी लखनऊ की जब बात की जाए तो लखनऊ में क्या किया गया था? कुकुर पार्क स्थापित किया गया था। तो यहां ध्यान रखिएगा, कुकुर पार्क की जब बात की जाए तो ये कहां पे? यह लखनऊ के अंतर्गत आपका स्थापित किया गया था। और यही लखनऊ की जब बात की जाए तो यही पे ध्यान रखिएगा, हमारे यहां पर आपने सुना होगा किसके बारे में? खास करके कुत्तों के लिए एक ओपन जिम वगैरह की भी स्थापना करी गई थी। ठीक है, तो एक ओपन जिम टाइप का पार्क आपका जो स्थापित किया गया था वह भी आपके कहां पर? ये आपके राजधानी लखनऊ में स्थापित किया गया था। तो ऐसे सारे संदर्भों की जब बात की जाए तो उनका नाम ध्यान रखिएगा। बाकी कुत्ते की जब बात की जाए तो आप भी जानते हैं रेबीज नाम की जो बीमारी होती है, अभी तक इसका कोई टीका, कोई इलाज नहीं है। बेसिक अगर देखा जाए तो यहीं पे ध्यान रखिएगा, इस बीमारी को हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोफोबिया के रूप में भी जानते हैं। और हाइड्रोफोबिया में होता क्या है कि व्यक्ति को क्या होता है? पानी से डर लगने लगता है। किससे? पानी की जब बात की जाए तो पानी से प्रमुख रूप से डर लगने लगता है। कब? आपके हाइड्रोफोबिया में। बेसिक अगर देखा जाए तो पहला पशु सौदाह केंद्र आपके उत्तर प्रदेश में कहां स्थापित किया गया? उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में पहला पशु सौदाह केंद्र कहां पे आपको देखने को मिलता है? और इस सौदाह केंद्र की जब बात की जाए तो ये आपके लखनऊ, प्रयागराज, बनारस या फिर अयोध्या। देखिए, बेसिक रूप से अगर देखा जाए तो गांव देहात में आपने देखा होगा कि जो जानवर होते हैं जब उनकी डेथ हो जाती है तो गांव के लोग बहुत अच्छे होते हैं कि वो ले जाते हैं जानवर को, एक गड्ढा खोदते हैं और उसमें दफना देते हैं। पहली बात। दूसरा संदर्भ यह होता था कि मान लेते कोई जंगली जानवर था, कहीं जंगल में दूर मर जाता था, तो उस दशा में क्या होता था? पुराने जमाने में गिद्ध हुआ करते थे, इसी कारण से उन्हें प्राकृतिक सफाई कर्मी कहा जाता था कि क्या करते थे? उस मरे हुए जानवर का मांस वगैरह खा लेते थे और जो बचा होता था वो अपघटन के रूप में क्या होता था? डिकम्पोज हो जाता था मिट्टी में। ये तो पुरानी संकल्पना थी। लेकिन आज जब से हमारी बसावट बस्ती चली गई है, सीन क्या होता है? आपने देखा होगा शहर वगैरह में काफी भीड़ होती है, कई बार जानवर मर जाते हैं और मर करके वहीं सड़क पे पड़े रहते हैं। अब यहां पर उनको कौन दफनाए, कौन उनकी सफाई करे? तो उस दशा में आपने देखा होगा कई बार नगर पालिका वगैरह वाले आते भी हैं तो अपनी गाड़ी में ले जा करके शहर से 500 मीटर कहीं दूर छोड़ देते हैं।
अब बदबू तो करेगा ही करेगा। तो इस दशा में एनवायरनमेंट पे स्वच्छता बनी रहे, हमने कहा कि जिस तरीके से हम मनुष्य को जलाते हैं सेम उसी पैटर्न पे जानवरों को भी जला दें, ताकि इससे क्या हो, जो हमारी एनवायरनमेंट की साफ सफाई है वो उसी तरीके से बरकरार रहे। तो पहले शरण में आप कह सकते हो, पहले चरण में क्या किया गया, ये आपके यूपी के बनारस में स्थापित किया गया। तो खासा ध्यान रखिएगा, पशुओं के लिए सौदाह केंद्र जो है वो आपके कहां पर स्थापित किया गया, तो आपके बनारस में स्थापित किया गया। हालांकि इसी परिपेक्ष की जब बात की जाए तो ही भी ध्यान रखिएगा, जब हम बात करते हैं सौदाह के परिपेक्ष में, तो बिजली से चलने वाला भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि बिजली की जब बात की जाए तो बिजली से चलने वाला भी जो एक सौदाह है वो कहां पे स्थापित किया गया था, तो वह भी आपके इसी बनारस में स्थापित किया गया था। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। बाकी अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के किस एक जिले में बानर वन की स्थापना की गई है। ठीक है, बानर वन की जब बात की जाए तो ये आपको दिख मिलता है। वैसे अगर देखा जाए तो आजकल बानर कहां पे देखने मिलेंगे, जंगल में नहीं मिलेंगे। ठीक है, आपको लगभग हर घर में देखने मिल जाएंगे बानर और बनेरी। अगर देखना है तो शहर में तो नहीं देख मिलेंगे, क्योंकि शहर में कुछ नहीं होता, मेकअप कर लेते हैं लोग। गांव में आप चले जाइएगा तो वहां पे आपको हर घर में एक बानर और एक बनरी सब घर में देख मिल जाएगा, क्योंकि आप भी जानते हैं 15-15 दिन से नहाया नहीं है व्यक्ति। ठीक है, तो इस परिप्रेक्ष्य बानर वन हमारे यहाँ पर स्थापित किया जा रहा है। हालांकि घर वाले बानर की नहीं, यहाँ पे जंगल वाले बानर की बात चल रही है, और उनके लिए क्या है, एक बेसिकली वन आपका स्थापित किया गया है। वैसे हमारे यहाँ पर अगर वन की बात की जाए, जहाँ पे बानर पाए जाते हैं, बंदर, बानर कम आप कह सकते हो बंदर, बंदर की जब बात की जाए तो इनकी जो संरचना पाई जाती है वो कहाँ पे, तो ये जो दक्षिण का क्षेत्र है, बुंदेलखंड या आपके कैमूर की पठारी वगैरह का लोकेशन, वहां पे इनका नाम प्रमुख रूप से बेसिक, जैसे हमारे यहाँ पर चंबल अभ्यारण्य की बात की जाए तो उनमें इनकी संख्या अच्छी खासी पाई जाती है। इवन आप कह सकते हो कि जो कैमूर का संदर्भ है, अगर उसकी बात की जाए तो वहां पे भी क्या होती है, इनकी संख्या अच्छी खासी पाई जाती है। लेकिन अब बिंदु की बात की जाए तो ये बानर वन कहां पे स्थापित हो जाता है, तो इसका संदर्भ ध्यान रखिएगा। हमारे यहाँ पर देखा जाए तो पहले चरण में आपके लखनऊ में इसकी स्थापना की जा रही है। लखनऊ की जब बात की जाए तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो लंगूर लोग होते हैं इनको क्या किया जाएगा, यहाँ पर रख दिया जाएगा। तो लंगूर भी इनको बोलते हैं, और खास करके आपने बंदर नाम सुना होगा, शायद बानर आप नहीं जानते होंगे। तो लंगूर या बंदर, या जिसको अंग्रेजी में हम क्या बोलते हैं, खास करके मोंकी नाम देते हैं। क्या बोलते हैं, मोंकी। डंकी तो गधा को बोला जाता है। मंकी की जब बात की जाए तो मंकी, प्यार से जिनको हम लोग मंकी कहते हैं, खासा ध्यान रखिएगा, उनके लिए एक वन आपका, एक आप कह सकते हो पार्क स्थापित किया जा रहा है, और इस परिपेक्ष को लखनऊ में आपका स्थापित किया जा रहा है। क्योंकि आप भी जानते हैं बंदर वगैरह की जो संकल्पना है, जंगलों में रहते हैं, लेकिन आजकल आपके लोकेशन में भी आ जाते हैं। किसी शहरी क्षेत्र की बात करें, किसी गांव क्षेत्र की अगर बात की जाए, तो उन सारे संदर्भों के लिए क्या हो जाता है, बानर वन की स्थापना लखनऊ में करी गई है। ठीक है, आगे की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में ट्रांसफार्मर फैक्ट्री आपको दिख मिलती है, ट्रांसफार्मर फैक्ट्री। आज ट्रांसफार्मर फैक्ट्री की जब बात की जाए तो ये कहां से संबंधित होगा, तो ये नाम आपके झांसी, नरोरा, कानपुर या फिर आपके लखनऊ के परिप्रेक्ष्य देखने को मिलता है। नाम की जब बात की जाए तो इसका नाम देखने मिलता है। राज जी, आपका कहना बिल्कुल गलत है, क्योंकि उनके पास सरकारी नौकरी जैसी संकल्पना है। ठीक है, आगे बात करिएगा जब आप सरकारी नौकरी ले लेंगे तब। ठीक है, यहां पर हम किसकी बात करें, ट्रांसफार्मर फैक्ट्री। अगर इसकी बात की जाए तो इसका संदर्भ क्या होगा, झांसी, नरोरा, कानपुर या फिर आपके लखनऊ में। बेसिक अगर देखा जाए तो इसका नाम प्रमुख रूप से किस परिपेक्ष्य में, ट्रांसफार्मर फैक्ट्री। आज ट्रांसफार्मर फैक्ट्री मतलब आप भी जानते हैं कि जो हमारे बिजली बनते हैं, अगर बिजली की बात की जाए तो बिजली का परिपेक्ष्य एसी और डीसी। एसी और डीसी की जब बात की जाए तो एसी और डीसी के परिपेक्ष्य में ये जो आपका 11,000 वोल्ट आता है, अगर उसकी बात की जाए तो उसको हम कम वोल्टेज में क्या करते हैं, घरों तक भेजते हैं, अर्थात 220 वोल्ट की जब बात की जाए तो ये संरचना जो होती है बड़ी बड़ी, आपने एक मशीनरी देखी होगी जो ट्रांसफार्मर के रूप में आपको मिलता है, बड़े बड़े लाइन के तार के नीचे आपके लगाए जाते हैं। अब इसकी जब बात की जाए तो इसका शुद्ध रूप से निर्माण कहाँ किया जाता है, तो ये खासा ध्यान रखिएगा आपके झांसी में। झांसी की जब बात की जाए तो झांसी में क्या है, ट्रांसफार्मर फैक्ट्री आपको देख मिलती है। अच्छा, कुछ फैक्ट्रियों की जब बात की जाए तो जैसे झांसी में ट्रांसफार्मर फैक्ट्री है, उसी तर्ज पर ध्यान रखिएगा हमारे मोदी नगर की जब बात की जाए तो मोदी नगर में दो फैक्ट्रियों के कई बार परीक्षाओं में नाम पूछे गए हैं। कौन कौन से, एक आपने नाम सुना होगा कृत्रिम रबड़। कृत्रिम रबड़ की जब बात की जाए तो कृत्रिम रबड़ की जो फैक्ट्री है वह आपको यहीं पे देख मिलता है। और एक नाम आपने सुना होगा, हमारे यहाँ पर एक तो तेल आता है जिसका हम लोग खाने पीने में इस्तेमाल करते हैं, और एक आपने डालडा का नाम सुना होगा, और एक नाम आपने सुना होगा वनस्पति घी बोलते हैं। ठीक है, एक तो घी होती है जो देसी गाय की होती है, एक होती है वनस्पति घी या जिसको डालडा बोलते हैं। अगर उसकी बात की जाए तो उसका नाम ध्यान रखिएगा, खास करके अगर देखा जाए तो ये प्रमुख रूप से आपका क्या किया जाता है, डेवलप किया जाता है। तो वनस्पति तेल या घी की जब बात की जाए, या फिर जैसे हम डालडा कहते हैं, ये कहां पे बनाया जाता है, तो ये अत्यधिक मात्रा में आपके इसी लोकेशन में, खासा किसके परिपेक्ष्य में, तो ये आपके मोदी नगर में दिख मिलता है। हालांकि बिंदु की जब बात की जाए तो इसके अलावा एक नाम ध्यान रखिएगा लखनऊ। लखनऊ के बारे में कई बार प्रश्न पूछा गया है, क्योंकि यहां पर क्या है, टार्च फैक्ट्री आपको दिख मिलती है। और इसी लखनऊ की जब बात की जाए
तो यहाँ पे आपने नाम सुना होगा किसका नाम, खास करके टार्च के अलावा आपको यहाँ पे देख मिलता है किसके बारे में, लखनऊ की ही जब बात की जाए तो यहाँ पर एक नाम आपको देख मिलता है टार्च के अलावा। जब हम बात करते हैं चिकनकारी उत्पाद, तो चिकनकारी उत्पाद की जब बात की जाए तो ये भी नाम प्रमुख रूप से। अच्छा, कानपुर की जब बात की जाए तो कानपुर का नाम ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक लाल इमली का नाम आपने सुना होगा। लाल इमली जो है ना, लाल इमली एक लोकेशन का नाम होता है जहां पे क्या है, विशेष करके आपके कपड़ा उद्यापन के लिए विशेष कपड़ा फैक्ट्री के रूप में जानी जाती है। वैसे लखनऊ की जब बात की जाए तो यहाँ पे आपके स्कूटर्स वगैरह का भी निर्माण किया जाता था, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। हमारी यूपी की जब बात की जाए तो हमारी यूपी में आपने सुना होगा टेलीफोन के कलपुर्जे भी बनाए जाते थे। तो टेलीफोन के कलपुर्जे कहां पर, तो एक तो आपके नैनी प्रयागराज में बनाया जाता था, नैनी प्रयागराज। नैनी प्रयागराज के अलावा एक नाम आपने सुना होगा लाल बरेली के रूप में, और एक नाम आपने सुना होगा किसके रूप में, मस्कनवा की जब बात की जाए तो मस्कनवा जो आपके गोंडा में पड़ता है। तो तीन जगह आपके क्या होते थे, खास करके आपने सुना भी होगा रबड़ क्या बोलते हैं वो जो टेलीफोन होते हैं, उन टेलीफोन के संबंध में क्या होता है, कुछ आपके कपड़े वगैरह, कपड़े ना हमारा, टेलीफोन के जो कलपुर्जे होते हैं उनको यहाँ पे बनाया जाता है। तो ट्रांसफार्मर फैक्ट्री झांसी में है, और झांसी का नाम ध्यान रखिएगा, अब तक का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र यहाँ पे स्थापित है। और कई बार आपने सुना होगा इस नगर की स्थापना एक व्यक्ति थे जिनका नाम था वीर सिंह बुंदेला। वीर सिंह बुंदेला के द्वारा इस नगर की स्थापना की गई। कब किया गया था, सन 1613 में। और एक नाम और ध्यान रखिएगा, चूंकि झांसी की बात की जा रही है तो यहाँ पे चारा और चारागाह शोध संस्थान, साथ ही साथ सस्य वानिकी शोध संस्थान, और सस्य वानिकी शोध संस्थान के अलावा अगर देखा जाए तो यहीं पे आपने नाम सुना होगा किसके बारे में, स्ट्रॉबेरी महोत्सव। तो स्ट्रॉबेरी महोत्सव की जब बात की जाए तो स्ट्रॉबेरी महोत्सव, और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो यहाँ पर आयुर्वेद महोत्सव, आयुर्वेद महोत्सव की जब बात की जाए तो ये भी प्रमुख रूप से। बरुआ सागर की जब बात की जाए तो बरुआ सागर का भी नाम ध्यान रखिएगा, यह प्रमुख रूप से आपको यहीं पर देख मिलता है। ठीक है, आगे की जब बात की जाए तो इनाम ध्यान रखिएगा किसके परिप्रेक्ष्य नाम आता है कि उत्तर प्रदेश के किस एक जिले में खास करके तेल शोधक कारखाना आपको देख मिलता है। मस्कनवा उस दिन आपने मनकापुर, हाँ मनकापुर है भैया, ठीक है, मस्कनवा ना होगा, मनकापुर होगा, मनकापुर, मनकापुर। एक्चुअली ये दोनों लोकेशन आपस में आसपास ही हैं। ठीक है, हमारी मौसी रहती हैं, इसी कारण से हमें पता है। आपने स्वामी नारायण छपिया नाम सुना होगा, पास में पड़ता, वहीं पे है। ठीक है, चलिए, उत्तर प्रदेश के किस शहर में तेल शोधक कारखाना आपको देख मिलता है। नाम की जब बात की जाए तो यह मथुरा, बनारस, कानपुर या फिर प्रयागराज। आज इस बिंदु की जब बात की जाए तो यह नाम देखने को मिल जाता है। हमारी यूपी की जब बात की जाए तो हमारी यूपी के किस शहर में तेल शोधक कारखाना प्रमुख रूप से देख मिलता है। इस नाम की जब बात की तो मथुरा, बनारस, प्रयागराज या फिर आपके कानपुर में। बिंदु की जब बात की जाए तो इसका क्रम प्रमुख रूप से संबंधित होता है। आप भी जानते हैं कि हमारी यूपी की जब बात की जाए तो हमारी यूपी में क्या संदर्भ है, खास करके तेल शोधक कारखाना। तेल शोधक कारखाना आप भी जानते हैं यह यूपी का क्या है, एकमात्र है, इस कारण से इसका नाम ध्यान रखिएगा। एकमात्र की जब बात की जाए तो यह कहां संबंधित होगा, मथुरा। मथुरा के अंतर्गत अगर देखा जाए तो हमारे मथुरा की जब बात की जाए तो हमारे मथुरा में क्या हो जाता है, आपने आईओसी का नाम सुना होगा, इंडियन ऑयल कारपोरेशन। क्या बोलते हैं, इंडियन ऑयल कारपोरेशन की जब बात की जाए तो इंडियन ऑयल कारपोरेशन से संबंधित ये क्या हो जाती है, एक आपकी कह सकते हो तेल शोधन कारखाना है। हालांकि इसी परिपेक्ष की जब बात की जाए तो आपने सुना भी होगा ये एकमात्र है, अपने आप में काफी महत्वपूर्ण बात है कि यह एकमात्र है। और इसी परिपेक्ष में आपने सुना होगा एक नाम ध्यान रखिएगा किसके बारे में, जब हम बात करते हैं एक नाम आपने सुना होगा यहीं पर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ पर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। तो ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की जब बात की जाए तो ये भी आपका यहीं पर डेवलप किया गया है, जो देश का पहला हो जाता है। और एक नाम और ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट के अलावा खास करके बिंदु की जब बात की जाए तो यहाँ पर एक नाम आपने सुना होगा किसके रूप में, जब हम बात करते हैं ट्रांसपेरेंट सिलेंडर के बारे में। तो ट्रांसपेरेंट सिलेंडर की जब बात की जाए तो उसका नाम ध्यान रखिएगा, ये यहाँ से लॉन्च किया गया था। एक्चुअली आप भी जानते हैं हमारी जो गैस होती है उसमें कितना गैस है, कितना खत्म हो गया, इसके बारे में हमें जानकारी नहीं होती है। लेकिन आपने सदैव देखा होगा कि गैस सिलेंडर में जब गैस भरी जाती है ना, लेकिन ये पूरे दबाव से भरी जाती है। तो जब पूरे दबाव से बनाई जाती है ना, मतलब भरी जाती है, तो वो लिक्विड हो जाता है। अत्यधिक दबाव पड़ने की दशा में वो लिक्विड हो जाता है। तो वो एक्चुअली हमें दिखता है जैसे पानी का बोतल। तो पानी का बोतल आपके घरों में आता होगा, वो केन वाला। तो आप देख पाते हैं कितना पानी बचा, कितना खत्म हो गया। अगर पानी बचा है तो उस दशा में पानी वाले फोन कर दे, भैया एटो सजो बोतल दे जाए। अगर इसकी बात की जाए तो इसी तरीके से यहाँ पे है कि सिलेंडर में अगर आपको क्या होगा, सिलेंडर की वैल्यू दिखेगी कि हमारा सिलेंडर बचा है कि खत्म हो चुका, तो अब आप आगामी बुकिंग कर पाएंगे। तो इसी परिपेक्ष में ट्रांसपेरेंट सिलेंडर आपका डेवलप किया गया है। तो तेल शोधक कारखाना खासा ध्यान रखिएगा, मथुरा में संबंधित है। वैसे तेल शोधन से संबंधित एक नाम ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसके तेल शोधन करने के नाते क्या होता है, सल्फर नाम की गैस निकलती है। और इस सल्फर का जो संदर्भ होता है वो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये आगे चल करके क्या करता है, ताजमहल के पास पहुंचता है। और ताजमहल की जब बात की जाए तो ताजमहल के पास पहुंचने की दशा में क्या करता है,
खास करके जब बरसात होती है तो ताजमहल चूंकि कार्बन का हिस्सा है और ये सल्फर है, तो कार्बन और सल्फर ये दोनों मिल जाते हैं और मिलने की दशा में क्या होता है, खासा आपने सुना होगा सल्फर डाइऑक्साइड नाम का एक तत्व बनता है और इस केमिकल प्रभाव के नाते क्या हो जाता है, खास आपने सुना होगा ताजमहल क्या हो जाता है, बदरंग हो जाता है। तो ताजमहल बदरंग की जब बात की जाए तो यह नाम आपको देखने को मिल जाता है और इसी कारण से कई बार आपने सुना होगा हमारे हाई कोर्ट की जब बात की जाए तो वो कई बार इसको क्या करती है, बैन भी करती है। वैसे एक सूचना आपको बता दें कि ये जो ताजमहल है आज इतना हमें सफेद सफेद दिखता है, काहे के लिए दिखता है, तो उसके पीछे एक राज है। ध्यान रखिएगा, ताजमहल को साफ रखने के लिए आज अगर हम अपने यहाँ पे बात करें तो हमारे यहाँ पर एक तत्व आपने सुना होगा मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी की जब बात की जाए तो उसका लेप क्या किया जाता है, सदैव लगाया जाता है। वैसे मुल्तानी मिट्टी आपने गांव देहात में देखा होगा, हमारी गांव घर की जो महिलाएं होती हैं, जो बच्चियां होती हैं, वो अक्सर इसका इस्तेमाल करती हैं। अब तो दुनिया भर के ब्यूटी प्रोडक्ट चल गए हैं, लेकिन पहले क्या होता था, उसी मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल चेहरे पर ग्लो लाने के लिए चलाया जाता था। आपने इसके संदर्भ में एक चीज देखी होगी, पुराने समय में गांव देहात में चुड़ैल मिलती थी, अब नहीं मिलती हैं। उसका कारण क्या है, उसका मुख्य कारण यही है क्योंकि पुराने समय में जो महिलाएं होती थी वो क्या करती थी, इसी मुल्तानी मिट्टी का लेप लगा लेती थी और चूंकि घर पे रहना होता था तो हल्के फुल्के कपड़े डाल करके बाल वगैरह खोल करके सो जाती थी। रात में कभी उठी पानी वगैरह पीने के लिए, बाल खुला है, हल्का फुल्का कपड़ा है और पैरों में पायल है, जब चलती थी और चेहरे पर ये लेप है तो आप देखते थे तो आप डर जाते थे। असल वास्तविक रूप में कोई चुड़ैल होती नहीं थी। अब आपको कहाँ दिखती है, क्यों, क्योंकि अब तो ब्यूटी पार्लर वाले उनको चुड़ैल भूत सब बना देते हैं और उसके बाद आप भी नहीं पहचान पाते हैं। तो उसका संदर्भ अब कन्वर्ट हो गया है, पहले मिलता था अब बिल्कुल नहीं मिलता है। उसका मुख्य आधार यही मुल्तानी मिट्टी है। क्लियर। आगे की जब बात की जाए तो एक नाम ध्यान रखिएगा कि धोबिया नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है। हमारे धोबिया नृत्य की जब बात की जाए तो धोबिया नृत्य प्रमुख रूप से आपको दिख मिलता है। यह संबंधित है पूर्वांचल में या आपके बुंदेलखंड में या फिर आपके रोहिलखंड के रूप में। यह नाम आपको मध्य प्रदेश से, अगर इनकी बात की जाए तो इसका नाम प्रमुख रूप से देखने को मिल जाता है। नाम को आधारित करते हुए धोबिया नृत्य, तो धोबिया नृत्य नाम से अगर देखा जाए तो इसका संबंध क्या होगा, तो इसका संबंध हमें प्रमुख रूप से देख मिलता है। यह धोबी समुदाय के द्वारा आपका आयोजित किया जाता था। अब धोबी समुदाय की जब बात की जाए तो कहां पर, तो यह ध्यान रखिएगा पूर्वांचल में। पूर्वांचल की जब बात की जाए तो धोबी समुदाय के द्वारा इसका नाम प्रमुख रूप से देखने को मिल जाता है। वैसे धोबिया नृत्य के अलावा अगर देखा जाए तो यही पेन के माध्यम से आपने कटघोड़वा नृत्य के बारे में भी सुना होगा। ये कटघोड़वा नृत्य किससे संबंधित है, तो कटघोड़वा नृत्य की जब बात की जाए तो इसका जो संबंध होता है, इसमें ये लोग लकड़ी का घोड़ा या जिसको हम गधा कह सकते हैं उसको बना लेते थे और उसके बीच में घुस करके नृत्य करते थे। सीन क्या होता है, क्योंकि आप भी जानते हैं जो धोबी नाम का व्यक्ति है, अगर उसकी बात की जाए तो उसका संबंध क्या है, तो उसका संबंध ये होता है कि हमारे यहां पर वो गधे को अपने साथ रखता है। क्योंकि बड़े बड़े कपड़े के गट्ठर जो होते हैं उनको ढोने के लिए वो गधे को अपने साथ रखता है। तो यही गधा उसके जीवन शैली से जुड़ा हुआ है। उसके जीवन में कह सकते हो उतार हो चाहे चढ़ाव हो, या वो अमीर हो या गरीब हो, लेकिन सदैव क्या करता है, अपने साथ गधे को रखता है। तो उस गधे और धोबी के दोनों को संबंधों को दर्शाता हुआ यह प्रमुख रूप से आपको नाम देख मिलता है। वैसे एक नाम ध्यान रखिएगा, पूर्वांचल की जब बात की जाए तो पूर्वांचल में क्या होता है, आपको कजरी नाम का लोकगीत भी देख मिलता है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। और यहां पे अगर देखा जाए तो इसी पूर्वांचल के परिप्रेक्ष्य आपने कई बार सुना होगा किसके बारे में, जब हम बात करते हैं ललना लाल भइले फुलवा के दीपक घरवा अजोर कैले, अर्थात सोहर गीत की जब बात की जाए तो यह भी आपको प्रमुख रूप से मिलता है। हालांकि नामों की जब बात की जाए तो पूर्वांचल की धरती पे ध्यान रखिएगा अवध का जो लोकेशन है, आज अवध के लोकेशन की जब बात की जाए तो यहां पे क्या नाम होता है, तो यहां पे आपने जोगनी नृत्य के बारे में सुना होगा, जोगनी नृत्य के बारे में। हालांकि पूर्वांचल की बात की जाए तो इसी पूर्वांचल के परिप्रेक्ष्य आपने नाम सुना होगा बनारस का, और बनारस की जब बात की जाए तो यहां पे क्या होता है, तो आपने कई बार सुना होगा नक्कटैया मेला। तो नक्कटैया की जब बात की जाए तो नक्कटैया मेला भी ध्यान रखिएगा। और इसी परिप्रेक्ष्य आपने नटवरी नृत्य का नाम सुना होगा, तो नटवरी नृत्य भी खासा ध्यान रखिएगा, या आपके बनारस में आयोजित होता है। तो इन सारी परिप्रेक्ष्य को लेकर के अगर देखा जाए तो इसका नाम किससे संबंधित होता है, तो ये नाम जरूर ध्यान रखिएगा। क्लियर। तो पूर्वांचल की जब बात की जाए तो पूर्वांचल का नाम बेसिक रूप से ध्यान रखिएगा। क्लियर। आगे की बात की जाए तो राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र हमारे यूपी में कहां पे आपको दिख मिलता है। सानू धनकर कह रहे हैं कि अच्छा, कोई दिक्कत ना, हम आपके साथ बिल्कुल है, परेशान मत होइए। ठीक है, आप अगर कोई अपनी बात रखते हैं तो बिल्कुल हम आपके साथ हैं, परेशान मत होइए। यहां पर हम किसकी बात करें कि राष्ट्रीय बीज अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र, अगर इसकी बात की जाए तो इसका नाम किससे संबंधित होता है। नाम की जब बात की जाए तो बनारस, प्रयागराज, अयोध्या या फिर आपके कानपुर के परिप्रेक्ष्य है। आज इस नाम की बात की जाए तो इसका संबंध किससे होगा। और बार बार आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आप लोग इस सेशन में जुड़े हैं तो एक काम जरूर करिएगा कि इस सेशन को लाइक करते हुए अपने दोस्तों मित्रों के पास साझा करिएगा। और एक काम जरूर करिएगा कि चैनल पे पहली बार जुड़े हैं, इस चैनल पे पहली बार आए हैं, तो उस दशा में इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे
तभी आपको ये जो दैनिक क्लास होती है पूरे परिपूर्ण रूप में वह आपको यहीं पर प्राप्त होगी, अन्यत्र कहीं नहीं। हम बार बार इसी कारण से कहते हैं। और आप भी जानते हैं अब तो आने वाले पर्याय में यूपी में चुनावी वर्ष है, तो बैक टू बैक कई सारे आपके प्रश्न पत्र हैं। सबसे पहला प्रश्न पत्र आपके एपीएस के रूप में 7 जनवरी को लग चुका है। और यहीं पर आपको जानकारी के लिए बता दें कि अगर आप लोग तैयारी करते हैं और सपना रखते हैं लाल बत्ती का डीएम नहीं एसडीएम बनने का, तो आपके राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से यूपीपीसीएस का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है, जहां पे आप भी जानते हैं कोई भी युवा जो 21 से 40 वर्ष का युवा है, अगर उसकी बात की जाए तो वह इसमें अप्लाई कर सकता है। कुल कितने पोस्ट हैं? तो 220 पोस्ट आपके यहां पर निकाले गए हैं। योग्यता क्या रखी गई है? तो योग्यता रखी गई है कि आपके पास क्या होना चाहिए? स्नातक परीक्षा पास होनी चाहिए। तो स्नातक परीक्षा पास कोई भी युवा 220 पोस्टों के लिए 21 से लेकर के 40 वर्ष की अवस्था में इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। हालांकि ध्यान रखिएगा, कुल 125 रुपए क्या होंगे? फॉर्म का शुल्क लगेगा। और 1 जनवरी से लेकर के आपके 29 जनवरी की जब बात की जाए तो 29 जनवरी का नाम ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस दिवस तक क्या होगा? आपका यहाँ पे फॉर्म भरा जाएगा। और बेसिक रूप से ध्यान रखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण बात है परीक्षा। तो परीक्षा की जब बात की जाए तो कब आयोजित होना है? तो ये आपकी 17 मार्च को आपका आयोजित किया जाएगा। ठीक है, तो इन सारे संदर्भों को ध्यान रखिएगा। बाकी बीज प्रशिक्षण संस्थान की जब बात की जाए तो ये कहां पे स्थापित है? यह आपके बनारस में देख मिलता है। आज बनारस की धरती की जब बात की जाए तो बनारस की धरती पर राष्ट्रीय बीज एवं प्रशिक्षण संस्थान आपको देख मिलता है। वैसे बिंदु की जब बात की जाए तो इसी बनारस के परिप्रेक्ष्य आपने सुना होगा साग सब्जी शोध संस्थान। साग सब्जी शोध संस्थान की जब बात की जाए तो साग सब्जी शोध संस्थान जो है वो भी आपको यहीं पर देख मिलता है। और साग सब्जी शोध संस्थान के अलावा अगर देखा जाए तो इसका भी नाम ध्यान रखिएगा, किसके परिप्रेक्ष्य में? अविनाश कुमार तिवारी, परेशान मत होइए। ठीक है, आपने जो आपने बात रखी है उसको हमने सुन लिया है, हम आपके साथ बिल्कुल तैयार हैं। कोई भी समस्या होगी जितना हमसे बन पड़ेगा बिल्कुल करेंगे, आप परेशान मत होइए। ठीक है, अब यहां पर हम सेशन की बात करें तो इसे थोड़ा सा हो जाने दीजिए। ठीक है, यहां पर हम किसकी बात करें? साग सब्जी शोध संस्थान। साग सब्जी शोध संस्थान की जब बात की जाए तो इसका संबंध आपके देख मिलता है। यहीं पर ध्यान रखिएगा, हमारे उत्तर भारत की जब बात की जाए तो एक चावल शोध संस्थान भी आपको यहां पर देख मिलता है। ठीक है, तो चावल शोध संस्थान की जब बात की जाए तो ये कहां पे है? खास करके जब हम उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत का एक चावल शोध संस्थान ये भी आपको यहां पे देख मिलता है। बिंदु की जब बात की जाए तो इन्हीं परिप्रेक्ष्य में ध्यान रखिएगा, इसी बनारस की जब बात की जाए तो इसी बनारस में आपने सुना होगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से एक क्या है? एक खास करके हस्तकला संकुल भवन भी देख मिलता है। क्या है? हस्तकला संकुल भवन की जब बात की जाए तो हस्तकला संकुल की जब बात की जाए तो हस्तकला संकुल भवन भी क्या है? यहां पर आपको देख मिलता है। तो दीनदयाल उपाध्याय के नाम से एक हस्तकला संकुल भवन की जब बात की जाए तो यह भी प्रमुख रूप से आपको दिख मिल जाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के उर्दू अकादमी की जब बात की जाए तो इसकी स्थापना कब करी गई? आज उर्दू भाषा की जब बात की जाए तो उर्दू भाषा के परिप्रेक्ष्य इसका नाम प्रमुख रूप से मिलता है। और इस बिंदु की जब बात की जाए तो इसका नाम किससे समित होता है? तो ये नाम है 1972, 1976, 1975 या फिर आपके 1974 में। ठीक है, किसकी बात की जा रही है? हमारे यहाँ पर नाम दिया जाता है किसको लेकर के? आपके उर्दू अकादमी के रूप में। तो उर्दू अकादमी की स्थापना प्रमुख रूप से की गई। और आज उर्दू अकादमी की जब बात की जाए तो उर्दू अकादमी के लिए इसका नाम प्रमुख रूप से आपको देख मिलता है। कहां से इसका संबंध है? सबसे महत्वपूर्ण ध्यान रखिएगा, 1972, 1973, 1974, 1976 में। तो नाम की जब बात की जाए तो इस नाम का संबंध क्या होगा? तो खासा ध्यान रखिएगा, 1972। उर्दू अकादमी की जब बात की जाए तो उर्दू अकादमी की स्थापना 1972 में की गई। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये क्या है? ये उर्दू अकादमी है, ना कि उर्दू संस्थान है। अगर आपसे पूछता कि हमारे यहाँ पर उर्दू संस्थान नहीं, सॉरी, हिंदी संस्थान, और हिंदी संस्थान के अलावा खास करके क्या आपका संस्कृत संस्थान, तो हिंदी और संस्कृत संस्थान की जब बात की जाए तो इसकी संकल्पना क्या है? इसकी संकल्पना आपको अलग देख मिलती है। ये कौन सा है? ये आपका उर्दू अकादमी है। तो उर्दू का संदर्भ अलग है, हिंदी और संस्कृत का अलग है। क्योंकि हिंदी और संस्कृत की जब बात की जाए तो इसकी स्थापना कब की गई थी? ये आपके 1974 में बेसिक रूप से आपको देख मिलता है। एक नाम और ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पर, अच्छा 1976 है, ठीक है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो एक नाम और ध्यान रखिएगा, खास किसके बारे में? जब हम भाषा की बात करें तो उर्दू भाषा ध्यान रखिएगा, क्योंकि उर्दू भाषा की जब बात की जाए तो उर्दू भाषा के परिप्रेक्ष्य हमने क्या किया है? अपने राज्य की दूसरी भाषा भी चूज कर रखी है। और दूसरी भाषा की जब बात की जाए तो दूसरी भाषा कब चूज किया है? दूसरी भाषा की जब बात की जाए तो इसका नाम ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पर 1989 में चूज किया गया। 1989 की जब बात की जाए तो यूपी के अंतर्गत क्या होता है? खास करके आपने सुना होगा दूसरी भाषा के रूप में उर्दू को हमने क्या किया है? दर्जा दे रखा है। वैसे उर्दू की जब बात की जाए तो उर्दू का परिप्रेक्ष्य ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर उर्दू की जो पहली पत्रिका मानी जाती है उसका नाम क्या था? तो उर्दू के परिप्रेक्ष्य में पहली पत्रिका, इसका नाम क्या था? इसका नाम था सरदल अखबार। क्या नाम था? सरदल अखबार। सरदल अखबार की जब बात की जाए तो इसका उद्गम कहां से? तो यह आपको आगरा से दिख मिलता है। आगरा की जब बात की जाए तो आगरा से सरदल अखबार
इसी परिप्रेक्ष्य आपने नाम सुना होगा किसके बारे में, कौमी कौमी आवाज की जब बात की जाए तो ये भी एक आपकी पत्रिका थी। कहां से यह निकलती थी, आपके लखनऊ से। लखनऊ के बारे में आपने सुना होगा, लफी अहमद किदवई और जवाहरलाल नेहरू की जब बात की जाए तो इनके माध्यम से इसको निकाला गया था। तो उर्दू के परिप्रेक्ष्य में ये नाम ध्यान रखिएगा। और चूंकि भाषा की बात चल रही है तो यहीं पे ध्यान रखिएगा, खास करके आपने नाम सुना होगा किसके रूप में, जब हम बात करते हैं के एम मुंशी। के एम मुंशी की जब बात की जाए तो के एम मुंशी के नाम से खास करके केंद्रीय हिंदी संस्थान, तो केंद्रीय हिंदी संस्थान की जब बात की जाए तो ये भी ध्यान रखिएगा ये कहां से संबंधित है, तो केंद्रीय हिंदी संस्थान की जब बात की जाए तो ये आपके आगरा के अंतर्गत देख मिलता है। ठीक है, तो आगरा की जब बात की जाए तो के एम मुंशी के नाम से केंद्रीय हिंदी संस्थान आपके आगरा में देख मिलता है। और नामों की जब बात चली है तो एक नाम ध्यान रखिएगा, क्योंकि भाषा के परिप्रेक्ष्य एक नाम काफी कंफ्यूज होता है, हिंदुस्तानी अकादमी। हिंदुस्तानी अकादमी की जब बात की जाए तो ये कहां से संबंधित है, तो ये आपके प्रयागराज में देख मिलता है। और प्रयागराज के अलावा अगर देखा जाए तो यहीं पे नाम ध्यान रखिएगा किसके बारे में, जब हम बात करते हैं बनारस, तो बनारस के परिप्रेक्ष्य का एक नाम आपने सुना होगा, क्योंकि यहां पे क्या है, भारत कला भवन है। तो भारत कला भवन की जब बात की जाए तो आपके बनारस में प्रमुख रूप से मिलता है। और यहीं पे आपने सुना होगा तिब्बती भाषा को लेकर के, तो तिब्बती भाषा की जब बात की जाए तो तिब्बती भाषा शोध संस्थान जो है वो भी कहां स्थित है, वो भी आपके इसी बनारस में देख मिलता है। क्लियर। आगे की जब बात की जाए तो नाम आता है कि देश की कुल शहरी जनसंख्या में आज यूपी की जब बात की जाए तो यूपी का कौन सा स्थान है। देश की कुल शहरी जनसंख्या की जब बात की जाए तो उसका नाम आपके यूपी के परिप्रेक्ष्य में प्रमुख रूप से देख मिलता है। और बार बार आपसे कहना होगा कि अगर आप लोग इस सेशन में जुड़े हैं तो एक काम दैनिक करिएगा कि इस सेशन को लाइक करते हुए अपने दोस्तों मित्रों के पास जरूर साझा करिएगा। बिंदु की जब बात की जाए तो उसका नाम क्या होगा। आज बिंदु की जब बात की जाए तो यह नाम प्रमुख रूप से तीसरा, पहला, दूसरा या फिर चौथा। खासा आप भी जानते, आज हम संख्या की बात करें तो संख्या के परिप्रेक्ष्य इसका दूसरा स्थान होगा, क्योंकि देश की कुल शहरी जनसंख्या की जब बात की जाए तो सबसे ज्यादा जो शहर में लोग रहते हैं वो कहां पे होते हैं, वो आपके महाराष्ट्र में रहते हैं। हमारी यूपी की जब बात की जाए तो हमारी यूपी में कुल देश की संख्या का, देश की कुल जनसंख्या की जब बात की जाए तो 16.51% भले रहते हैं। और 16.51% में आप भी जानते हैं 19,98,12,341 ये पूरी संख्या रहती है। और इस पूरी संख्या की जब बात की जाए तो इस परिप्रेक्ष्य में नाम ध्यान रखिएगा ठीक है, यहां पर अगर देखा जाए तो इस मामले में क्या हो जाता है, यूपी पहले नंबर पे आता है। लेकिन यूपी की जनसंख्या में अगर देखा जाए तो कुल मिला के क्या है, आप भी जानते हैं 77% लोग क्या होते हैं, 77% लोग। ठीक है, 77% लोगों की जब बात की जाए तो 77% लोग ऐसे हैं जो खास करके गांव में निवास करते हैं। कहां पे, गांव में निवास करते हैं। जबकि 22% की जब बात की जाए तो 22% लोग क्या होते हैं, आपके शहर में निवास करते हैं। तो 77 शहर में रहते हैं और 22% लोग क्या होते हैं, आपके गांव में निवास करते हैं। अब बेसिक अगर देखा जाए तो दूसरा संदर्भ क्या होगा, तो दूसरा आपके यूपी से संबंधित हो जाता है। ठीक है, आगे की बात की जाए तो आगे के संदर्भ में 2011 की जनगणना में लिमिटेड से उत्तर प्रदेश में तो न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा हो जाता है। हमारे यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पर खास करके महिला साक्षरता को लेकर के कितना संदर्भ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। फिरोज खान जी, आपकी बातों के लिए ठीक है, अरे कोई दिक्कत ना गुरु, हम आपके साथ बिल्कुल खड़े हैं, परेशान मत होइए। जब हम बार बार कहते हैं कि हमने सारी चीजों को त्याग दिया आप लोगों के लिए, तो आप काहे परेशान हो रहे हैं। कुछ भी संदर्भ होगा तो उसके लिए सदैव हम आपके लिए तत्पर हैं। ठीक है, परेशान मत होइए। बाकी कोई सेशन, कोई श्रृंखला की बात है, कोई ऐसा संदर्भ है तो आप उसे जरूर बताने की कोशिश करेगा। बिल्कुल हम, हमारा जितना हो पाएगा हम बिल्कुल उसके साथ रहेंगे, परेशान मत होइए। ठीक है, अब यहाँ पे इसका जवाब करिए, इसका सही जवाब क्या होगा, किसके परिप्रेक्ष्य में कि उत्तर प्रदेश के न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जो जिला होता है वह प्रमुख रूप से देखने को मिल जाता है। आज साक्षरता की जब बात की जाए तो पढ़े लिखे लोगों की संख्या कहां से, तो आप भी जानते हैं श्रावस्ती। हमने कई बार बताया है, अगर हम अपनी साक्षरता की बात करें तो साक्षरता के परिप्रेक्ष्य में जो नाम देख मिलता है, पहली बात तो हमारी यूपी में औसत साक्षरता। अब औसत साक्षरता कितनी है तो आपने कई बार सुना होगा, हमारे यहाँ पे खास करके नाम सुना होगा 67% लोग क्या हैं, पढ़े लिखे हैं। कितने हैं, 67% लोग आपके पढ़े लिखे हैं। जिसमें आपने कई बार सुना होगा गौतम बुद्ध नगर जिला। गौतम बुद्ध नगर जिले की जब बात की जाए तो यहाँ पर सबसे ज्यादा लोग पढ़े लिखे हैं। जबकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या होगा, 11 फरवरी को एग्जाम होगा। कौन बोला है भैया, नहीं होगा, 18 फरवरी को होगा, ध्यान रखिएगा, ये बात तैयार करके रखिए। हालांकि टारगेट 11 फरवरी का रखिएगा, क्योंकि 11 फरवरी हो जाएगा तो क्या करोगे, चना थोड़ी ना बेचना है सीधे शब्दों में। लेकिन परीक्षा जो नहीं है वो 18 को होगी, क्योंकि आप भी जानते हैं 11 फरवरी को यूपी पीसीएस के माध्यम से आरओ का एग्जाम है और वो बड़े लेवल का एग्जाम है। तो दो एग्जाम एक साथ क्लैश नहीं करवाएंगे क्योंकि सेंटर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो अब ये ध्यान रखिएगा 11 नहीं होगा, 18 होगा। लेकिन टारगेट हमारा 11 का होना चाहिए, क्योंकि 11 कभी भी कोई कंफर्मेशन इसके बारे में जब तक ऑफिशियल नहीं आता है हम कुछ कह ना सकते हैं।
गौतम बुद्ध नगर में सबसे ज्यादा है। बिंदु अगर देखा जाए तो श्रावस्ती का नाम ध्यान रखिएगा, क्योंकि श्रावस्ती में क्या हो जाती है, सबसे कम पढ़े लिखे लोग हो जाते हैं। अब यहीं पर एक नाम ध्यान रखिएगा, खास करके जब हम पुरुष और महिला की बात करें तो हमारे यहाँ पर पुरुष कितने पढ़े लिखे हैं, तो खासा आप भी जानते हैं, इसमें 10 जोड़ दीजिए, 77% पुरुष पढ़े लिखे हैं। महिला की जब बात की जाए तो महिला का संदर्भ क्या है, तो महिला आप भी जानते हैं, हमारे यहाँ पर महिला थोड़ी कम पढ़ी लिखी है और 57% की वैल्यू देख मिलती है। इसी परिपेक्ष की जब बात की जाए तो इसी परिपेक्ष में ध्यान रखिएगा, गौतम बुद्ध नगर में सबसे ज्यादा पुरुष वाले के हैं, और श्रावस्ती की जब बात की जाए तो श्रावस्ती में क्या होता है, सबसे कम पढ़ी लिखी महिलाएं होती हैं। अब यहीं पर अगर देखा जाए तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, महिला कानपुर में सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी है, और श्रावस्ती की जब बात की जाए तो श्रावस्ती में क्या होता है, सबसे कम पढ़ी लिखी महिला होती हैं। तभी तो आपने देखा था हमारी यूपी सरकार के द्वारा एक बिंदु चालू किया गया, और उसका नाम क्या था, उसका नाम था स्कूल चलो अभियान। स्कूल चलो अभियान की जब बात की जाए तो स्कूल चलो अभियान का नाम ध्यान रखिएगा, यह परिपेक्ष कब आपका चालू किया गया, तो आपके श्रावस्ती में पूरी तरीके से चालू किया गया। तो इस नाम को ध्यान रखिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जो एक विशेष जिला माना गया, उसका नाम क्या है, उसका नाम है श्रावस्ती। और इसी श्रावस्ती से क्या चालू किया गया, स्कूल चलो अभियान 2.0 को शुरू किया गया। ठीक है, तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। आगे की बात की जाए तो मुगल चित्रकला शैली, अगर इसकी बात की जाए तो स्वर्ण काल माना जाता है किसके काल को, जहांगीर, अकबर, हुमायूं या फिर बाबर के। हमारे यूपी की जब बात की जाए तो हमारी यूपी की जब बात की जाए तो इसका नाम प्रमुख रूप से नहीं 18 फरवरी चुनाव के बाद होगा, ऐसा तो कोई तर्क नहीं है। चुनाव के बाद करने की कोई बातें नहीं होती है, मतलब चुनाव में क्या बताएंगे लोग, किसको वैकेंसी हमने दी, कुछ तो आधार रखेंगे। चुनाव के पहले ही ये वैकेंसी क्लियर होगी, ये ध्यान रखिएगा, और नहीं क्लियर होगी तो कम से कम आधा अधूरा तो काम कर ही लिया जाएगा। मतलब हो सकता है एग्जाम ले लिया जाए, दौड़ ना हो पाए। हालांकि हमारी तो जहाँ तक कोशिश है कि दौड़ भी करा ही लेंगे आनन फानन में, क्योंकि फरवरी में अगर हो गया तो क्या करना है, 15 दिन बाद आपका रिजल्ट दे देंगे मार्च में, और कहेंगे दौड़ लो। ठीक है, ताकि ये लगेगा अरे युवा, हाँ नौकरी मिल गई है, बिल्कुल अरे एकदम चौपा चौप सरकार है हमारी। ठीक है, 5 साल भले इंतजार की हो, सारा भूल जाएगा। ठीक है, रोटी की भूख ऐसी होती है गुरु, अगर पेट में भूख लगी हो ना, तो जो गाँव में कहते हैं कि जूठा खाना भी बहुत अच्छा लगता है, तो जो युवा इतने लंबे अरसे से तैयारी कर रहा है ना, उसे अगर नौकरी मिल जाएगी ना तो वो पुराने सारे दुखों को भूल जाएगा, और ये सत्य बात है। और सरकारें इसको भुनाने में बहुत पहले नंबर पे होती हैं। अभी आपने सुना भी होगा, पता नहीं क्या सत्य है क्या गलत है, लेकिन यूपी के परिप्रेक्ष्य में चूंकि केंद्र सरकार में पुलिस के अलावा हमारी रेलवे डिपार्टमेंट आती है, और रेलवे की जब बात की जाए तो बताया जा रहा है कि लगभग 1 लाख से ज़्यादा पद संभव है कि आपके फरवरी मार्च में उसका भी नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, तो देखो क्या होता है, जो भी चले। यहाँ पर हम किसकी बात करें, मुगल चित्रकला शैली के बारे में। तो मुगल चित्रकला शैली का स्वर्णिम काल किसे माना जाता है, तो ये नाम ध्यान रखिएगा। हमारे यहाँ पे आपने सदैव सुना होगा जहांगीर के बारे में। तो चित्रकला शैली की जब बात की जाए तो ये आपके जहांगीर के बारे में दिख मिलता है। बाकी अगर जन्मदाता की बात की जाए तो जन्मदाता कौन माना जाता है, तो जन्मदाता जो माना जाता है, जन्मदाता आपने हुमायूं के बारे में सुना होगा। और इसी परिप्रेक्ष्य अगर देखा जाए तो यहाँ पे नाम ध्यान रखिएगा, ये तो चित्रकला शैली की बात हो गई। अगर आपसे कोई कहता है स्थापत्य कला, तो स्थापत्य कला का संदर्भ क्या होगा, स्थापत्य कला की जब बात की जाए तो स्थापत्य कला का संबंध किससे है, तो ये खासा ध्यान रखिएगा, ये हमारे यहाँ पर प्रमुख रूप से दिख मिलता है। खास करके अगर इस बिंदु की बात की जाए तो ये आपको दिख मिलता है किसके परिप्रेक्ष्य में, आपने शाहजहां के बारे में सुना होगा। शाहजहां के शासन काल को हम क्या मानते हैं, आपने यहाँ पे स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल मानते हैं। क्यों मानते हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं स्थापत्य कला का जो संदर्भ है, ताजमहल भाई साहब ने बनवाया था, बहुत बड़ा काम किया था, ताजमहल बनवाया था, तो इसी कारण से इनके काल को हम लोग स्थापत्य कला का प्रमुख मानते हैं। स्थापत्य मतलब जो भवन निर्माण है, ठीक है, आर्किटेक्चर। उत्तर प्रदेश के अंतर्गत कौन सा नगर बागों के नगर के रूप में जाना जाता है, हमारे यूपी की जब बात की जाए तो कौन सा नगर ऐसा है जो बागों के नगर के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अच्छा नगरों की जब बात की जाए तो नगरों के परिप्रेक्ष्य में क्या नाम हो जाएगा, तो आपने सदैव सुना होगा लखनऊ। लखनऊ को हम बागों के नगर के रूप में जानते हैं। लखनऊ को हम लोग क्या कहते हैं, नवाबों का नगर भी कहते हैं। ठीक है, नवाबों का नगर भी कहा जाता है। बागों का नगर क्यों कहते हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं चार बाग, आलम बाग, हाँ कैसर बाग, कई सारे नगर ऐसे हैं जिनके लास्ट में क्या होता है, बाग पड़ता है। बाकी मथुरा की जब बात की जाए तो इसे क्या कहते हैं, पेड़ा नगरी के रूप में जानते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप कह सकते हो कि कृष्ण नगरी के रूप में भी इसे नाम दिया जाता है। ठीक है, मथुरा। बेसिक अगर देखा जाए तो रामपुर, रामपुर को हम लोग क्या कहते हैं, आपके चाकू नगरी के रूप में जानते हैं, चाकू नगरी। और चाकू नगरी के अलावा अगर देखा जाए तो इसको क्या नाम देते हैं, इसको हम अपने यहाँ पे खास करके आपने सुना होगा, इसी रामपुर को नवाबों की नगरी भी कही जाती है। तो नवाबों की नगरी भी क्या कहा जाता है, यह आपके क्या बोला जाता है, रामपुर को बोला जाता है। कानपुर के अलावा इत्र की जब बात की जाए तो इत्र नगरी किससे, यह आपके कन्नौज से संबंधित होती है। ठीक है, तो इत्र नगरी की जब बात की जाए तो यह कन्नौज को, इवन
ताज नगरी ये किसे बोलते हैं? तो ताज नगरी हम लोग आपके आगरा को बोल पाते हैं, आगरा को ताज नगरी। राम नगरी की जब बात की जाए तो राम नगरी किसे कहते हैं? तो ये आपके भगवान राम की नगरी अयोध्या को विशेषतः बोला जाता है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पर चर्म नगरी किसे नाम देते हैं? तो चर्म नगरी जो नाम देते हैं वो आपने कई बार सुना होगा, हमारे यूपी में कानपुर और कानपुर के अलावा आगरा को, ठीक है, कानपुर और आगरा। खेल नगरी किसे नाम देते हैं? तो खेल नगरी हमारे यूपी में खास आपने सुना होगा मेरठ के बारे में, तो मेरठ को खेल नगरी। इवन आपने बांस बेंत की नगरी नाम सुना होगा, तो बांस बेंत की नगरी जो बोला जाता है वो आपके बरेली को बोला जाता है। इसी परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो पीतल नगरी किसे कहा जाता है? तो पीतल नगरी आपके मुरादाबाद को बोला जाता है, ठीक है, मुरादाबाद को पीतल नगरी। और साथ ही साथ सुहाग नगरी की जब बात की जाए तो ये किसे बोला जाता है? तो यह हमारे यहाँ पर फिरोजाबाद को बोला जाता है। तो फिरोजाबाद का नाम ध्यान रखिएगा, जिसको हम लोग सुहाग नगरी के रूप में जानते हैं। तो अलग अलग नामों का नाम ध्यान रखिएगा। क्लियर? आगे की जब बात की जाए तो किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को क्या किया गया? फांसी दिया गया। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की जब बात की जाए तो उनके परिप्रेक्ष्य उनको फांसी दिया गया। आज बिंदु की जब बात की जाए तो उनका संबंध कहां से? राम प्रसाद बिस्मिल और हे आप लोग इस सेशन में जुड़े हो, बहुत अच्छी बात है। तो कम से कम इस सेशन को लाइक और साझा कर दो, अपने दोस्तों मित्रों के पास पहुंचा दो, ताकि वो लोग भी इस क्लास में, इस सेशन में पूरी तरीके से जुड़ जाएं। जेकर आधार है उत्तर प्रदेश पुलिस व्यवस्था, और उत्तर प्रदेश पुलिस व्यवस्था में खाकी वर्दी पहनना, क्योंकि आप भी जानते हैं, रख हौसला बापू तेरी सारी ख्वाहिश पूरी करूंगा, रख हौसला बापू तेरी सारी ख्वाहिश पूरी करूंगा, और ये कंधे पर सितारे लगी वर्दी पहन करके पहला सैल्यूट तेरे नाम करूंगा। ये जज्बात जिसके अंदर है ना, उस संकल्पना को लेकर के यहां पे बात की जा रही है। बहरहाल किसकी हम बात करें? पंडित राम प्रसाद बिस्मिल। आज पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की जब बात की जाए तो उनकी धरती के परिप्रेक्ष्य में नाम देखा जाए तो मुख्य रूप से ध्यान रखिएगा, इनका जो जन्म है, अगर शाहजहांपुर की बात की जाए तो शाहजहांपुर में क्या है? इनका जन्म है। और यहीं पर ध्यान रखिएगा, राम प्रसाद बिस्मिल की जब बात की जाए तो इन्हीं के अलावा आपने सुना होगा किसके रूप में? आपके जब हम बात करते हैं किसके रूप में? अशफाक उल्लाह खान। तो अशफाक उल्लाह खान का भी नाम प्रमुख रूप से देख मिलता है। तो अशफाक उल्लाह खान और शाहजहांपुर में खास करके राम प्रसाद बिस्मिल, इन दोनों का जन्म होता है। और इसी कारण से आपने सुना भी होगा, हम शाहजहांपुर की धरती को क्या बोलते हैं? वीरों की धरती भी कहते हैं, वीरों की या फिर शहीदों की धरती भी कहते हैं। तो वीरों की या फिर शहीदों की जो धरती बोली जाती है वो आपके शाहजहांपुर को बोला जाता है। अब बिंदु की जब बात की जाए तो यहां पर क्या होगा? राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी कहां दिया गया? तो बिस्मिल को ध्यान रखिएगा, क्योंकि गोरखपुर में एक बाजार है इस्माइल बाजार, तो इस्माइल बाजार से रिलेट करिएगा। बिस्मिल आपके गोरखपुर में। गोंडा में किसे दिया गया था? तो आपने कई बार सुना होगा किसके बारे में? राजेंद्र लोहड़ी। तो राजेंद्र लोहड़ी की जब बात की जाए तो राजेंद्र लोहड़ी को क्या किया गया? यहां पे फांसी दिया गया। फिर आपके बाराबंकी की जब बात की जाए तो बाराबंकी नहीं, अयोध्या के अंतर्गत फैजाबाद। तो फैजाबाद की जब बात की जाए तो फैजाबाद में किसे? अशफाक उल्लाह खान। अशफाक उल्लाह खान। अशफाक उल्लाह खान के अलावा अगर देखा जाए तो यहीं पे नाम देने की किसका नाम प्रमुख रूप से अगर देखा जाए तो एक नाम आपको विशेष देख मिलता है, खास करके आपने नाम सुना होगा जब हम अपने यहाँ पे बात करते हैं नैनी में, तो नैनी का नाम ध्यान रखिएगा, नैनी जो आपके प्रयागराज में पड़ता है, वहां पे आपको रोशन सिंह का नाम देख मिलता है। तो रोशन सिंह का नाम ध्यान रखिएगा, यहाँ से इनका संबंध आपको देख मिलता है। तो अलग अलग लोकेशन की जब बात की जाए तो अलग अलग लोगों को फांसी दिया गया, क्योंकि आप भी जानते हैं इन सबका संबंध किससे था। तो काकोरी की जब बात की जाए तो काकोरी ट्रेन कार्यवाही आपने कई बार सुना होगा, और काकोरी ट्रेन कार्यवाही की जब बात की जाए तो इसका संबंध प्रमुख रूप से ध्यान रखिएगा। आज काकोरी ट्रेन कार्यवाही की जब बात की जाए तो इसका परिपेक्ष कहां से संबंधित है? तो आप भी जानते हैं 9 अगस्त की घटना, कहां से? 9 अगस्त की जब बात की जाए तो 9 अगस्त सन 1925 की घटना ध्यान रखिएगा, जहां पे सरकारी खजाने को लूटने के परिपेक्ष क्या नाम आता है? इन सबका नाम प्रमुख रूप से आता है। कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश के परिपेक्ष में कवि वचन सुधा यह पत्रिका का संपादन किसके द्वारा किया गया? कवि वचन सुधा नाम की पत्रिका की जब बात की जाए तो यह किसके द्वारा क्या किया गया था? प्रकाशित किया गया, या आप कह सकते हो इस पत्रिका का संपादन किसके माध्यम से किया गया? आज बिंदु की जब बात की जाए तो इस बिंदु का संबंध हमें बेसिक देखने को मिल जाता है। तो हमारी यूपी की जब बात की जाए तो कवि वचन सुधा नाम की जो पत्रिका है वो कई बार आपने सुना होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र के माध्यम से, क्योंकि पहली बार भारतेंदु हरिश्चंद्र ने क्या किया था, खास करके जो हमारी एक राष्ट्रभक्ति होती है, अगर राष्ट्रभक्ति की बात की जाए तो इस राष्ट्रभक्ति की भावना को लोगों तक पहुंचाने का एक बीड़ा उठाया था। क्योंकि सामान्य रूप से आप भी जानते हैं कि पहला जो क्रांति हुआ था सन 1857 का, तो 1857 की क्रांति में एक निगेटिव तत्व आपने देखा कि
सारे लोग पार्टिसिपेट नहीं थे, जो थे वो केवल सिपाही वर्ग था। केवल हमारे सिपाहियों की जब बात की जाए तो सिपाही उसमें शामिल थे, इसी कारण से कई बार हम उसको सिपाही विद्रोह के रूप में भी जानते हैं। तो पहली बार हमारे यहाँ पर और जनमानस जो पढ़ा लिखा मानस है उसको इसमें शामिल किया जाए, तो पत्रिका का सहारा लिया गया और कवि वचन सुधा में भारतेंदु हरिश्चंद्र माध्यम से क्या किया गया, अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाने की बात की गई। वैसे इनकी जब बात की जाए तो इनका नाम ध्यान रखिएगा, इनके माध्यम से आपने एक पत्रिका का नाम सुना होगा बाल बोधनी। आज बाल बोधनी की जब बात की जाए तो ये पत्रिका भी इनके माध्यम से लिखी गई है और ये किससे संबंधित है, तो ये आप भी जानते हैं महिला आधारित है। पहली बार महिला आधारित अगर देखा जाए तो महिलाओं के ऊपर पूरा डिपेंड करता हुआ ये पत्रिका आपकी निकाली गई है। अगर इनकी बात की जाए तो इनके माध्यम से आपने सुना होगा भारत दुर्दशा। तो भारत दुर्दशा की जब बात की जाए तो भारत दुर्दशा नाम की पत्रिका की जब बात की जाए तो ये भी इन्हीं के माध्यम से निकाली गई है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, परिपेज के रूप में भारत दुर्दशा, बाल बोधनी और कवि वचन सुधा, ये कई सारे नाम आपको देखने को मिल जाते हैं। आज बिंदु की जब बात की जाए का एकदम तमाशा कर दिए हो, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। आज बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की जब बात की जाए तो यह प्रमुख रूप से आपको देख मिलता है 1921 में, 1916 में, 1922 में, 1914 में। मतलब सारा मिठाई यहीं धैल है का है? पिछले 3 साल से हम मिठाई नहीं खाए, कूद कूद के यहीं आ रही हो, मार देंगे मर जाओगी। मतलब कहाँ की बात चल रही है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। अगर इनकी बात की जाए तो इनका संबंध क्या होता है 1921, 1916, 1922, 1914। आज नाम की बात की जाए तो इसका संबंध किससे होगा, तो सबसे पहली बात तो ये ध्यान कीजिएगा, आज बिंदु की जब बात की जाए तो बिंदु के रूप में किसका नाम आता है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय या जिसको हम क्या बोलते हैं बीएचयू। बीएचयू की जब बात की जाए तो इसका संबंध क्या होगा 1916। तो बीएचयू की जब बात की जाए तो बीएचयू की स्थापना खासा ध्यान रखिएगा, इसकी स्थापना किसके माध्यम से, तो इसकी स्थापना आपने कई बार सुना होगा मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय की जब बात की जाए तो मदन मोहन मालवीय के द्वारा क्या गया था, इस विद्यालय की स्थापना करी गई थी। और बिंदु के रूप में अगर देखा जाए तो इसकी स्थापना किसके माध्यम से, आपने हडिंगवा का नाम सुना होगा, इन्होंने क्या किया था, इसका शिलान्यास किया था। तो यहां पर अगर देखा जाए तो हडिंगवा की जब बात की जाए तो उन्होंने क्या किया था, इसका शिलान्यास किया था। लेकिन अगर बिंदु की जब बात की जाए तो मदन मोहन मालवीय ने क्या किया था, खास करके अगर देखा जाए तो इसका नाम प्रमुख रूप से दे मिलता है किस परिपेक्ष में, अगर इनकी बात की जाए तो उन्होंने क्या किया था, इसकी स्थापना करी थी। और आज कई बार इसके बारे में चर्चा भी आता है। अगर हम एशिया की बात करें तो एशिया के परिपेक्ष में क्या माना जाता है, एशिया का वर्तमान में सबसे बड़ा आवासीय विद्यालय के रूप में भी जाना जाता है। तो एशिया का अब तक का सबसे बड़ा आवासीय विद्यालय ये आपके खास करके इस परिपेक्ष में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में देख मिलता है। ठीक है, आधारित करते हुए देखा जाए तो सबसे अधिक आंवला उत्पादन करने वाला जो एक जिला है उसका नाम क्या है, सबसे अधिक आंवला उत्पादन की जब बात की जाए तो उसका संबंध कहां से देख मिलता है। ठीक है, अब मैं रावण की तरीके से बोलना पड़ेगा, ऐ मूर्ख तेरी मौत तुझे इस कमरे तक खींच लाई है। साथियों बंदी बना लो इस मक्खी को और आज इसे क्या किया जाएगा, मार दिया जाएगा। और का घूम रही बिना मतलब डर लग रहा था, क्योंकि कई बार हम मुंह खोलते हैं, एक्चुअली अक्सर आपने देखा होगा ये जो मच्छर और मक्खी होती है ना, अचानक से मुंह में उड़ के चली जाती है और यहीं फंस जाती है, अंदर ना जाएंगी ना बाहर जाएंगी। उस दशा में मतलब पूरी रात खांसना पड़ेगा। ठीक है, तो हालांकि हम तो निपटा देने वाले व्यक्ति हैं, शाकाहारी नहीं है, लेकिन फिर भी अब मच्छी थोड़ी ना कोई खाएगा। ठीक है, चलिए सबसे अधिक आंवला उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है, अगर इसकी बात की जाए तो ये प्रतापगढ़, प्रयागराज, कौशाम्बी या फिर लखनऊ। इसका संबंध क्या होगा, तो आंवले की जब बात की जाए तो आंवले का संदर्भ कहाँ से होगा, सीधे शब्दों में आप भी जानते हैं, यह प्रमुख रूप से आप तो देख मिलता है। तो ये नाम ध्यान रखिएगा, आज आधारित करते हुए प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ की जब बात की जाए तो प्रतापगढ़ की नगरी को ध्यान रखिएगा, क्योंकि प्रतापगढ़ को हम लोग क्या मानते हैं, आंवला उत्पादन के लिए आंवला नगरी के रूप में जानते हैं। ठीक है, आंवला नगरी की जब बात की जाए तो आंवला नगरी के परिपेक्ष आपने इसका नाम सुन रखा होगा। और बेसिक रूप से ध्यान रखा जाए तो इसी प्रतापगढ़ के अंतर्गत, इसे प्रतापगढ़ की जब बात की जाए तो इसे प्रतापगढ़ के अंतर्गत ध्यान रखिएगा खासा। अगर हम बिंदु की बात करते हैं तो यहाँ पे आपने नाम सुना होगा एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से, किसके, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जब बात की जाए तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से क्या है, एक खास करके पक्षी विहार भी आपको देख मिलता है। ठीक है, तो पक्षी विहार की जब बात की जाए तो पक्षी विहार भी प्रमुख रूप से यहाँ पर देख मिलता है। वैसे बिंदु की जब बात की जाए तो आंवला नगरी के परिपेक्ष में एक नाम ध्यान रखिएगा खासा। यंद की बात की जाए तो यहाँ पे आपने नाम सुना होगा किस रूप में, आंवला महोत्सव। तो आंवला महोत्सव की जब बात की जाए तो आंवला महोत्सव का नाम खासा ध्यान रखिएगा, यह प्रमुख रूप से आपको देख मिलता है। बेती झील की जब बात की जाए तो बेती झील कहाँ से संबंधित है, तो बेती झील आप भी जानते हैं, यह प्रमुख रूप से आपके इसी प्रतापगढ़ में पड़ता है। और बेती झील के अलावा अगर देखा जाए तो आपने बेलन नदी के बारे में सुना होगा,
बेलन नदी घाटी। आज बेलन नदी घाटी की जब बात की जाए तो इसका संबंध कहां से है, तो ये भी आपके इसी प्रतापगढ़ की जब बात की जाए तो प्रतापगढ़ के रूप में इसका नाम देखने मिलता है। ठीक है, आगे की जब बात की जाए तो एक नाम ध्यान रखिएगा, परीक्षा ताप विद्युत केंद्र। आज यूपी के किस नगर में देखने मिलता है? परीक्षा ताप विद्युत केंद्र की जब बात की जाए तो इसका नाम कहां से सम्मिलित होता है? प्रियंका यादव सर का टेलीग्राम चैनल कहां पे मिलेगा? पहला नाम तो ये ध्यान रखिएगा, ये बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है कि आप इसको इसे सर्च कर सकते हैं। क्या नाम है? जीके जीएस बाई अमित पांडे। नहीं जीके जीएस से मिलता है तो आप यूपी जीके पर सर्च करेंगे तभी आपको मिल जाएगा। और आज से हमारी संकल्पना है, कोशिश हम करते हैं कि जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है ना, अभी तक हम ना डाल रहे थे लेकिन फिर भी क्योंकि कई सारी परेशानियां सामने आती हैं, तो आज से हम जो हमारे खास करके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ना, ये जो टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, 250 ग्राम, 500 ग्राम, फेसबुक वगैरह, उनका लिंक आपको क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो वहां से आप उस पर जुड़ जाइएगा तो फिर आपको क्या होगा, पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए, यहां पर हम किसकी बात करें, आपके उत्तर प्रदेश के किस नगर के परिप्रेक्ष्य में खास करके परीक्षा ताप विद्युत केंद्र आपको देखने को मिल जाता है? परीक्षा ताप विद्युत केंद्र बिंदु की जब बात की जाए तो उस बिंदु का संबंध कहां से देख मिलता है, तो परीक्षा के बारे में खासा ध्यान रखिएगा, ये झांसी में स्थित है। कहां? झांसी की जब बात की जाए तो झांसी का नाम ध्यान रखिएगा। वैसे झांसी की जब बात की जाए तो यहाँ पर माता टीला बांध परियोजना भी है। क्या है? माता टीला बांध परियोजना। और माता टीला को हम लोग क्या कहते हैं, रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना के रूप में जानते हैं। रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना के रूप में जानते हैं। अच्छा, रानी लक्ष्मीबाई से एक नाम और ध्यान रखिएगा, हमारे यूपी की जब बात की जाए तो हमारी यूपी के परिप्रेक्ष्य आपने सुना होगा बेतवा नदी के बारे में। तो बेतवा नदी की जब बात की जाए तो बेतवा नदी ध्यान रखिएगा। अच्छा, पीछे भी हमने बेतवा बताया क्या? पीछे बेलन नदी होगा। ठीक है, बेलन, बेलन कहाँ चली गई? अच्छा, बेलन तो है, सही है। बेतवा ये आपके हो जाएगा झांसी के परिप्रेक्ष्य है। अच्छा, नामों की जब बात की जाए तो नामों के परिप्रेक्ष्य आपने सुना होगा परीक्षा बांध। परीक्षा बांध के अलावा अगर देखा जाए तो यहीं पे नाम सुना होगा सुकमा डुकमा बांध, सुकमा डुकमा बांध। और साथ ही साथ अगर देखा जाए राजघाट बांध। ठीक है, तो राजघाट बांध की जब बात की जाए तो उसका भी नाम आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, आगे की जब बात की जाए तो कौन सा नगर ऐसा है जो आंवले का सबसे अधिक उत्पादन करता है? आंवले का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर से एक बार आपका यही प्रतापगढ़। ठीक है, आगे की जब बात की जाए तो कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में चौखंडी स्तूप कहाँ संबंधित है? यूपी के अंदर चौखंडी स्तूप की जब बात की जाए तो यह प्रमुख रूप से आपको देखने को मिल जाता है। चौखंडी स्तूप बेसिक अगर देखा जाए तो इसका संबंध क्या होगा, और एक बार फिर से आपसे कहना होगा कि अगर आप लोग इस सेशन में जुड़े हैं तो एक दैनिक कार्य जरूर करिएगा। पहला काम कार्य करिएगा, इस पहली बात तो क्लास को लाइक करिएगा। दूसरा काम क्या करेगा, इस क्लास को अपने दोस्तों मित्रों के पास साझा करेगा। तीसरा काम क्या करेगा, इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करेगा, क्योंकि आप भी जानते हैं आपकी परीक्षाओं को आधार देता हुआ जितना भी अलग अलग संदर्भ है, जितनी भी आपकी क्लासेज हैं, वो पूर्ण रूप से क्या होती है, यहाँ पे आपको देख मिलती हैं। तो चौखंडी की जब बात की जाए तो ये कहाँ पे संबंधित है, ये आपके सारनाथ में पड़ता है। चौखंडी की जब बात की जाए तो चौखंडी के परिप्रेक्ष्य ध्यान रखिएगा। पहली बात तो सारनाथ में क्या है, धमेखा स्तूप है। धमेखा स्तूप क्यों देख मिलता है, क्योंकि धर्म की शुरुआत यहीं से हुई। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो यहीं पे आपने क्या देखा होगा, सिंह स्तंभ के बारे में देखा होगा। तो सिंह स्तंभ की जब बात की जाए तो ये भी आपका संबंधित है। सारनाथ की जब बात की जाए तो सारनाथ के परिप्रेक्ष्य नाम ध्यान रखिएगा। किसका परिप्रेक्ष्य, यहाँ पे नोट्स बहुत मोटे हो गए हैं, एक काम करिएगा हमें ट्रांसफर कर दीजिए। ठीक है, तो आपका वो नोट्स हल्का हो जाएगा, फिर से नई कॉपी ले लीजिएगा, नए में लिखना चालू कर दीजिए। ठीक है, सारनाथ की जब बात की जाए तो धमेखा, सिंह और चौखंडी। और यहीं पर ध्यान रखिएगा एक नाम और आपने सुना होगा, मूलगंध कुटी विहार। मूलगंध कुटी विहार की जब बात की जाए तो ये नाम प्रमुख रूप से दे मिलता है। हालांकि यहीं पे आपने नाम सुना होगा किसके रूप में, किसके रूप में, खास करके जब हम हिरन मीनार की बात करते हैं। ठीक है, तो हिरन उद्यान की जब बात की जाए तो हिरन उद्यान भी देखिएगा, यह प्रमुख रूप से इसी मूलगंध कुटी बिहार के पास आपको देखने मिल जाता है। भगवान बुद्ध ने क्या किया था, पहला उपदेश दिया था, और यही कारण काफी चर्चा में रहता है, क्योंकि पहले उपदेश से ही क्या हो जाता है, आप भी जानते हैं, यहाँ पर धर्म की शुरुआत हो जाती है। और धर्म की शुरुआत के ही परिप्रेक्ष्य में अशोक के माध्यम से क्या किया गया था, यह सिंह स्तंभ वगैरह आपका स्थापित किया गया था। ठीक है, तो इन सारे नामों